हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल्गोरिथम सक्सेस क्लास। इसमें मैं शर्मा आप लेकर आया हूं थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर। और ये जो लेक्चर रहने वाला है कि सभी यूनिट्स के जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो सबके बेस पे आपका एक कंबाइन मैंने वीडियो बनाया, वन शॉट बनाया है न्यूमेरिकल बेस। इसमें जितने भी आपके यूनिट्स हैं सभी के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जो मैंने आपको जब वन बाय वन आपको लेक्चर करा रहा था उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वन बाय वन सभी तरह के मैंने लिए थे, उनमें से जो इंपॉर्टेंट मेरे पास हैं उनको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस। यूनिट वाइज ही मैंने रखे हैं, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स है वो यूनिट वाइज है। पहले यूनिट 1 का है जिसमें आपका स्टैंडर्ड के ऊपर बेस है, ऑटो साइकिल, डी साइकिल, डुअल साइकिल के ऊपर बेस है। उसके बाद में फिर मैंने रैंकिन साइकिल के ऊपर लिया है, उसके बाद बॉयलर है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंबस्टन ऑफ फ्यूल ये आ जाएगा, फिर कंडेंसर आएगा, नेक्स्ट फिर हमारे पास में नोजल और आपकी स्टीम टर्बाइन, उसके बाद में गैस टर्बाइन और जेट प्रोपल्सन। इनके बेस पे हमारे पास में न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल की। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल में जो भी फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट है जो हम यूज करने हैं वो ये इस तरह से है। सबसे पहले हम क्लियरेंस रेशियो देखते हैं। तो क्लियरेंस रेशियो क्या होता है? C इज इक्वल टू VC अपॉन VS। VC हमारा क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम है, और VS क्या है? स्ट्रैप वॉल्यूम। तो उनका जो रेशियो रहता है वो क्लियरेंस रेशियो रहता है हमारे पास में। R जो है हमारे पास में कंप्रेशन रेशियो है, जो कि आफ्टर बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय आफ्टर कंप्रेशन है। सो वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, दिस रेशियो इज कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो R है, जिसको आप VC प्लस VS अपॉन VC लिख सकते हैं। और हमें अभी पता है कि VC अपॉन VS जो हमारे पास में वो आपका क्लियरेंस रेशियो है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 + 1 अपॉन C में। मतलब कि अगर आपको कंप्रेशन रेशियो पता है तो आप क्लियरेंस रेशियो निकाल सकते हैं, क्लियरेंस रेशियो पता है तो आप कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सपेंशन रेशियो भी उसी तरह से हो जाएगा, पर इसमें हमें क्या लेना है? एक्सपेंशन को लेना है। और वॉल्यूम हमेशा क्या रखना है? किसी प्रोसेस की बात, जैसे कट ऑफ रेशियो आएगा और आपका एक्सपेंशन रेशियो आएगा और कंप्रेशन रेशियो आएगा। इन सब के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप जो न्यूमरेटर रखेंगे, न्यूमरेटर में डिवाइड के ऊपर जो आप रखना है वो आपको बिगर वॉल्यूम रखना है, डिवाइड में आपको लोअर वॉल्यूम या फिर जो आपका लेस वॉल्यूम होगा वो रखना है आपको। तो V4 अपॉन V3 होगा, जो कि V1 अपॉन V2 होगा ऑटो साइकिल के केस में, तो R के बराबर ही आपका हो जाएगा। एफिशिएंसी की बात करता हूँ 1 - Q लॉस अपॉन Q गेन, ये फॉर्मुला में लगाऊंगा, जो कि W नेट अपॉन Q इन ही का ही है फॉर्मुला। 1 - Q आउट अपॉन Q इन भी आप इसको ले सकते हैं। अगर मैं डिफरेंट फॉर्मुलेस की बात करूं तो फॉर्मुले के हिसाब से ऑटो साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी का जो फॉर्मुला है वो 1 - 1 अपॉन R टू द पावर गामा माइनस 1, जहां गामा क्या है? एडियाबैटिक इंडेक्स है, जिसकी वैल्यू आप 1.4 लेते हैं जनरली। अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो आप 1.4 लेंगे, अगर क्वेश्चन में अलग से दी गई है तो आप जो दी गई है उस गामा की वैल्यू वो लेंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास में R है, R हमारे पास में कंप्रेशन रेशियो रहने वाला है। अगर मैं डीजल साइकिल की बात करूं तो डीजल साइकिल में एक और आपका जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, जो कि हमारे पास में रो है। रो हमारा होगा कट ऑफ रेशियो। रो को हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ रेशियो। ये आपका इंजेक्शन जब आपका होगा, फ्यूल का इंजेक्शन होगा, तो इंजेक्शन के बाद जहां पे इंजेक्शन एंड होगा उस समय पे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इंजेक्शन से पहले, जो कि कंप्रेशन के बाद का वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं। तो सिंपली ये आपका कट ऑफ रेशियो रहने वाला है। तो फॉर्मूला आपके पास 1 - 1 अपॉन R टू द गामा माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन गामा ब्रैकेट रो टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। अगर मैं डुअल साइकिल की बात करूं तो डुअल साइकिल में एक और फैक्टर मेरे पास में इंक्लूड हो जाएगा, एक और वेरिएबल आ जाएगा, जहां पे मैं अल्फा को डिनोट करूंगा। तो अल्फा मेरे पास है प्रेशर रेशियो। तो हाईएस्ट जितना भी प्रेशर है आपका डेवलप होता है दैट इज का पीक प्रेशर, और डिवाइडेड बाय आफ्टर कंप्रेशन का जो प्रेशर है। तो ड्यूरिंग द हीट एडिशन, जब आपका हीट ऐड हो रहा होगा उस समय पे, कंबशन के दौरान जो आपका हो रहा होगा उस प्रोसेस के समय पे जितना मैक्सिमम प्रेशर आपका डेवलप हो रहा है और आपका कंबशन से पहले का जो प्रेशर है उनका जो रेशियो रहने वाला है दैट इज कॉल्ड प्रेशर रेशियो। वो आपका अल्फा से डिनोट होगा, जिसको हम एक्सप्लोजन रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन रेशियो हमारे पास में जनरली प्रेशर रेशियो होता है। इन फॉर्मुलेस को हम यूज करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन की जो नंबरिंग है उस पर आप ध्यान ना दें। क्वेश्चन की नंबरिंग मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए थे उसी से ली हुई है। आप सिंपली आप पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल दिया हुआ है, ऑटो साइकिल के ऊपर बेस क्वेश्चन है। इज सप्लाइड विद एयर एट 0.1 मेगापास्कल। प्रेशर हमें गिवन है और टेम्परेचर हमें गिवन है। तो हमारे पास में इनिशियल कंडीशन दे दी है कि टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास में कितना है। द कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू, R की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट है कि 8 हमारे पास है। हीट सप्लाई जो दी गई है वो 2170 किलोजूल पर केजी, ये वैल्यू हमारे पास में गिवन है। कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। तो साइकिल के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर और प्रेशर रहने वाला है वो मुझे फाइंड आउट करना कितना रहने वाला है। अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर हमारे पास में मैक्सिमम कितना रहने वाला है, अगर आपको पता हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जब साइकिल अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो साइकिल के हिसाब से अगर मैं यूज करता हूँ तो साइकिल अगर मैं इस तरह से क्रिएट करता हूँ तो 1 और 2 ये मेरा कंप्रेशन होता है। उसके बाद में कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि ऑटो साइकिल है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होगा, तो ये जो पॉइंट 3 आएगा तो 3 पॉइंट पे आपका प्रेशर भी मैक्सिमम होता है और 3 पॉइंट के ऊपर आपका
टेम्परेचर भी मैक्सिमम मिलता है। तो 3.2 मतलब आफ्टर कंबस्शन के बाद जो आपका होगा प्रोसेस, उस समय पे आपको जो प्रेशर और टेम्परेचर रहने वाला है, जब आपने हीट इन कर दिया उस समय पे जो टेम्परेचर प्रेशर रहेगा वो वैल्यू हमें फाइंड आउट में, वो वैल्यू हमारे पास में कितनी है। साइकिल एफिशिएंसी पूछी गई है एंड द मीन इफेक्टिव प्रेशर ही पूछा गया है, मतलब ऐसा प्रेशर जिसको आप एवरेज मान सकते हो थ्रू आउट द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम के जितना भी आपका प्रेशर रहने वाला है उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो सेम वर्क आउटपुट देता है। ये मैंने आपको जब प्रेशर मीन इफेक्टिव प्रेशर का मैंने डेरिवेशन कराया था उसमें मैंने ये चीज समझाई थी। अच्छा बात करते हैं, हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे। आपको गिवन प्रेशर गिवन है वो हम मेरे पास्कल में कन्वर्ट करके लिख दे, या फिर आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर जो है, जब भी आप टेम्परेचर अप्लाई थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे तो सभी जगह पे आपको केल्विन में ही रखना है। अगर कहीं डिफरेंस है तो आप सेल्सियस में ले सकते हैं, नहीं तो आपको केल्विन में ही यूज करना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमने लिख लिया, केल्विन में लिख लिया, 308 हो गया, आर दे रखा है, क्यू इन हमारे पास में गिवन है। अच्छा हमारे पास जो गामा की वैल्यू है, गामा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, गामा इज इक्वल टू हमारे पास में 1.4 गिवन है। तो यहाँ पे सीपी और आपका सीवी दोनों की वैल्यू दी गई है। अगर हमारे पास में याद हो तो आप 1.4 लिख सकते हैं, नहीं तो सीपी अपॉन सीवी करके आप गामा निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे पास सीपी और सीवी दोनों वैल्यू दी हुई है तो मैं इसको डिवाइड करके क्या निकाल सकता हूँ, गामा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो मेरे पास आती है 1.4। अब एफिशिएंसी के लिए आपको निकालने के लिए सिंपली आपको क्या चाहिए, कंप्रेशन रेशियो चाहिए और गामा की वैल्यू चाहिए। तो दोनों मुझे पता है तो मैं यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ऑटो साइकिल के लिए तो ये मेरे पास में ऑटो साइकिल के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया 1 - 1 अपॉन R2 दिया, गामा -1 वैल्यू पुट करने के बाद में मेरे पास जो वैल्यू आती है 0.5646। आप एक बार खुद से कैलकुलेटर से इसको करके देखिएगा, क्योंकि आपको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार एक से दो बार आप इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एफिशिएंसी हमारे पास आती है तो परसेंटेज के हिसाब से मेरे पास 56% वैल्यू आ गई है। अब मेरे पास जो पता है P1 V1 इक्वल टू MRT1, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में वॉल्यूम नहीं पता है। तो मैं वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है, क्योंकि मेरे पास में प्रेशर पता है और टेम्परेचर पता है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास में कोई आइडियल फ्लूइड होता है या फिर कोई आपके पास में प्योर सबस्टांस होता है, तो प्योर सबस्टांस के लिए टू प्रॉपर्टी रूल के हिसाब से अगर आपको दो कोई सी प्रॉपर्टी पता है तो बाकी सभी और प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो डिफरेंट फॉर्मूला को यूज करके। तो मेरे पास में टेम्परेचर और प्रेशर पता है तो वो और सभी प्रॉपर्टीज निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन लगाई है, उससे मैंने क्या निकाल दिया, स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि सभी वैल्यू मुझे गिवन थी। यहाँ पे आर भी वैल्यू, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन के हिसाब से जो वैल्यू आती है, कॉन्स्टेंट आती है, वो वैल्यू मुझे पता है कि आर की वैल्यू कितनी है एयर के लिए, क्योंकि एयर स्टैंडर्ड साइकिल ही पढ़े, ऑटो साइकिल एयर स्टैंडर्ड साइकिल है तो वर्किंग फ्लूइड हमारा एयर ही होता है। तो ये मेरे पास में V1 मैंने कैलकुलेट कर लिया, V1 की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। आगे देखते हैं हमारे पास में आर की जो वैल्यू थी, आर मैंने बताया था आपको कि आपका क्या है, आर हमारे पास में है कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो होता है बिफोर कंप्रेशन एंड आफ्टर कंप्रेशन वॉल्यूम का रेशियो। तो यहाँ पे V1 अपॉन V2 जो है मेरे पास में आर है, यहाँ से V2 आप निकाल सकते हो, क्योंकि V1 अभी मैंने फाइंड आउट किया है तो V1 मुझे अभी निकाला है, तो V2 आप कैलकुलेट कर सकते हो। V2 आपका V1 अपॉन 8 हो जाएगा, जो कि कंप्रेशन के बाद में 0.1105 मीटर के ऊपर केजी रहने वाला है। अच्छा अगर मैं प्रेशर रेशियो की बात करूं तो P1 अपॉन P2, क्योंकि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, प्रेशर निकालने हैं कि भाई आपका प्रेशर कितना रह रहा है, मैक्सिमम प्रेशर कितना रह रहा है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पे इनिशियली मुझे पता है, पर कंप्रेशन के बाद का प्रेशर मुझे निकालना पड़ेगा। तो वही मैं निकालता हूँ P1 अपॉन P2 करके, क्योंकि मेरे पास में V2 अपॉन V1 टू दिया गामा, ये मैंने निकाल के दिखाया था आपको जब मैं डेरिवेशन करा रहा था, उसको मैंने यूज किया 1 अपॉन R2 दिया गामा हो जाएगा। तो P2 भी सिंपली आप यूज फॉर्मूला ये याद रखेंगे, P2 इज इक्वल टू P1 टू द पावर R2 दिया गामा। ये फॉर्मूले को आपको यूज करना, आपको मतलब क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। प्रेशर P2 कितना होगा, जो कि कंप्रेशन के बाद आपका प्रेशर है वो कितना होगा, P1 R2 दिया गामा। सिंपली वैल्यू पुट करनी है, तो मेरे पास में जो प्रेशर आ गया वो 1.83 मेगा पास्कल है, मतलब प्रेशर जो आपका इंक्रीज हुआ है कंप्रेशन के बाद में वो आपका इतना हुआ है। उसके बाद में टेम्परेचर भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, सारा मैंने निकाल के दिखाया, या फिर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 टू द पावर R2 दिया गामा। मतलब सेम ऐसे ही करना है आपको, जैसे मैंने P2 निकाला ऐसे आप T2 भी निकाल सकते हैं, पर पावर जो रखनी है आर की पावर वो आपको गामा -1 रखनी है। तो यहाँ से आप ये वैल्यू रख के आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि टेम्परेचर आपका कितना हो रहा है। ये आपका जो टेम्परेचर है ये आपका कंप्रेशन के बाद का आपका टेम्परेचर आने वाला है, जो कि कंप्रेशन के बाद आपका होगा। मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रेशर आपको कितना होगा, एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की जो मैंने कैलकुलेट की 56% डेल्टा पी और गामा R-1 ये वैल्यू मेरे पास है। तो यहाँ पे मुझे प्रेशर डिफरेंस चाहिए P3 अपॉन P2 चाहिए, तो P3 मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। P3 मेरे पास में कितना होगा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, P2 अपॉन P3 पे आता हूँ, क्योंकि मेरे पास में वो कैसे है आपका प्रोसेस हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। इसका मतलब आपका जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल में होने वाला है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप P2 अपॉन P3 से T2 अपॉन T3 लगा के यहाँ पे आप P3 कैलकुलेट कर सकते हो। तो P3 जो होगा मेरे पास में P3 अपॉन T2 P2 ये हम लगा सकते हैं। तो ये वैल्यू मेरे पास में जो आती है वो आती है प्रेशर P3 9.39 मेगा पास्कल आ जाती है।
अच्छा, ये जो यहाँ से T3 आया है, T3 हमारे पास में क्योंकि इक्वेशन दी थी कि 2100 आपकी किलोजूल पर केजी हमारे पास में क्या है, हीट इन है, तो उसको मैंने यूज किया है। तो 2100 मेरे पास में क्या थी, क्यू इन जो था CV T3 माइनस T2 था, यहाँ से मैंने कैलकुलेट की। तो ये मेरे पास में किसकी इक्वल होनी चाहिए, 2100 किलोजूल के बराबर आपकी होनी चाहिए, इसको मैंने यूज किया है। तो यहाँ से मेरे पास में T3 कैलकुलेट हुआ। तो T3 पहले आपने T3 कैलकुलेट किया है, उसके बाद फिर आपने P3 कैलकुलेट किया। तो यहाँ से फिर P3 आपने वैल्यू पुट करके 9 पॉइंट लगभग आपका 9.5 आपका मेगा पास्कल ये वैल्यू आ जाती है। यहीं से दोनों प्रेशर आपको फाइंड आउट हो गए। P2 भी पता था हमें क्योंकि हमने कंप्रेशन के बाद निकाले थे, और आप यहाँ पे हमने P3 कैलकुलेट कर लिया है। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो 7.56 आ गया है मेगा पास्कल में। इसको आप यूज कर सकते हो आप मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर में P3 माइनस P2 हमने रख दिया है, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई है वो 1.525 मेगा पास्कल आ गई है। तो इस तरह से क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने जो भी वैल्यू दी गई थी उसको हमने रखा है, और हमने प्रेशर निकाला है कंप्रेशन के बाद प्रेशर निकाला है, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाला है करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन यूज करके, और फिर मैंने क्या किया, कंप्रेशन रेशो यूज करके P2 निकाल लिया। फिर मैंने टेम्परेचर भी निकाल लिया। टेम्परेचर जो मेरे पास में आया है T3, तो T3 निकालने के मैंने हीट जो इसने दी थी इनपुट, हीट इनपुट कितना है उससे मैंने T3 निकाल लिया। T3 निकालने के बाद में फिर मैंने P3 निकाला है। इन दोनों को P2 P3 को यूज करके मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से केवल आपको फॉर्मूला पता है, तरीका पता लगे तो आप इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो आपका 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन मतलब ये भी ऑटो साइकिल के ऊपर बेस है। On an A standard auto cycle within compression stroke they have at the pressure and temperature at the beginning of the compression stroke are, दोनों प्रेशर और टेम्परेचर दिए हैं, जैसे कि इसमें P1 और T1 दिए थे उसी तरह से यहाँ पे भी दिए गए हैं और केल्विन में ही दिए गए हैं। रेस्पेक्टिवली द हीट एडिड पर साइकिल Qin दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होगा, T3 पर होगा। T3 पूछा गया है। गिवन द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट, गामा की वैल्यू उसने खुद दे दी है 1.4, तो ये वैल्यू हमारे पास में पता है। जो भी वैल्यू पता है सबसे पहले उनको लिख देते हैं, उसके बाद में P2 निकालते हैं। P2 का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं T1 R2 दिया गामा, और T2 को निकालने के लिए T1 R2 दिया गामा S1। इन दोनों फॉर्मूले को निकाल के हम क्या निकाल सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं। तो T2 मेरे पास जो वैल्यू आएगी 689 केल्विन, ये वैल्यू मेरे पास में आ गई है। अच्छा, हीट इन जो आपकी हुई थी, हीट इन जो हमारे पास अवेलेबल थी, जो आपका दिया हुआ था वो हमारे पास है 1436 किलो जूल। तो इतनी हीट इन हुई है, इतनी हीट ट्रांसफर हुई है पर यूनिट मास के लिए। तो यहाँ पे मैंने MCV डेल्टा C से यहाँ पे यूज किया, मास मैंने यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए 1 kg है, तो 1 kg मास के लिए मैंने यूज कर लिया है। तो 1 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे पर साइकिल दिया हुआ था, पर साइकिल, तो साइकिल में ये आपके ऊपर डिपेंड है कितना मास आप ले। तो मैंने स्टार्टिंग पे ही मान लिया कि मेरे पास में जो मास इन हो रहा है वो आपका 1 kg है। तो 1 kg की फिर हीट इन जो होगी वो 1 kg के लिए होगी ये वाली भी, तो इसलिए मैंने 1 kg यहाँ पे यूज करके T3 कैलकुलेट किया। तो T3 मेरे पास जो फाइनली वैल्यू आई है T3 की, तो मेरे पास आई है 268922 केल्विन। तो ये मेरे पास में इतनी वैल्यू आ गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम उसी तरह क्वेश्चन था, उसी तरह से आप देखिए इनर वर्किंग ऑटो साइकिल, ये भी आपका ऑटो साइकिल के ऊपर बेस है। वॉल्यूम ऑफ इतना मीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट पे बिफोर आपका कंप्रेशन सभी वैल्यू दी गई, प्रेशर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है और स्पेसिफिक वॉल्यूम, तीनों वैल्यू में दी गई है। अगर कोई दो वैल्यू भी दी हुई थी तो भी हम तीसरी कैलकुलेट कर लेते हैं, हालांकि उसने दी हुई है तो हम ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हम R की वैल्यू रख देते तो हमारे पास में वैल्यू आ जाती। फिर डायरेक्ट उसने दी हुई तो उनको यूज कर लेंगे। एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक द प्रेशर इज 11 बार, तो प्रेशर रेशो निकालना पड़ेगा हमें। तो 11 प्रेशर हमें दिया हुआ है, तो प्रेशर जो हमें दिया हुआ है वो आपका 11 बार में, स्टार्टिंग में प्रेशर दिया P1 दिया है और P2 भी आपको दिया हुआ है कि P2 हमारे पास में कितना है, वो भी हमारे पास में वैल्यू गिवन है। 210 किलो जूल ऑफ द हीट इज एडेड टू द कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हीट ऐड होगी क्योंकि आपका ऑटो साइकिल है, तो वो वैल्यू 210 किलो जूल हमें दी गई है पर किलोग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने यूज करूंगा मास इज इक्वल टू 1 kg, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके बाद में प्रेशर फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर और वॉल्यूम ये सब निकालने हैं मुझे एट इन ऑल द साइकिल्स, पूरी साइकिल में जितने भी आपके पॉइंट है उन सब के ऊपर आपको प्रेशर, टेम्परेचर और ये सब निकालने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे देंगे बाकी सभी पे मुझे कैलकुलेट करने होंगे। वो इस तरह से पूरा एक तरह से बेसिक क्वेश्चन या जनरल क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इससे बाहर आपका ऑटो साइकिल से बेस क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद डीजल वाले में हम आगे देखते हैं क्या रहेगा। तो वॉल्यूम, प्रेशर ये भी दिया गया है, उसको हमने लिख लिया है। उसके बाद हमारे पास P2 जो है वो हमारे पास गिवन था, Qin जो दिया होता 210 किलो जूल, ये हमारे पास में गिरता। P2 की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो P2 मेरे पास जो होता है P1 R2 गामा होता है, यहाँ से आप R निकाल सकते हैं। तो R मेरे पास जो वैल्यू आती है, R की वैल्यू मेरे पास 5.54 आ रही है, क्योंकि P2 और P1 दोनों मेरे पास में गिवन थे। तो यहाँ पे प्रेशर कंप्रेशन रेशो R की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। T2 जो है, T2 होता है T1 R2 गामा S1, उसको वैल्यू को यूज करके मैं T2 निकाल सकता हूँ, जो कि 601 केल्विन मेरे पास में वैल्यू आती है। यहाँ से अगर मैं V2 की बात करूँ तो V2 सिंपली अपने पास में कंप्रेशन से 5.54 आ गया है, तो आप सिंपली V2 भी निकाल सकते हैं। तो V2 मेरे पास होगा 0.081 मीटर क्यूब। तो कंप्रेशन के बाद जो आपको वॉल्यूम है
कंप्रेशन के बाद जो आपका जो टेम्परेचर है, कंप्रेशन के बाद जो आपका प्रेशर है, वो तीनों मैंने कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि मेरे पास में प्रेशर गिवन था, उसके हिसाब से मैंने टेम्परेचर और कंप्रेशन रेशियो और वॉल्यूम निकाल लिया कि कितना कंप्रेशन के बाद में रहने वाला है। आगे देखते हैं थर्मल एफिशिएंसी की बात हो, तो थर्मल एफिशिएंसी पूछी गई थी मुझसे, तो थर्मल एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे केवल और केवल क्या चाहिए, केवल मुझे चाहिए आपका कंप्रेशन रेशियो और गामा की वैल्यू। तो कंप्रेशन रेशियो मैंने यूज कर लिया 5.54 और गामा के लिए आपने 1.4 यूज कर लिए। इस वजह से मेरे पास जो वैल्यू आई है 49, लगभग 50% आपकी वैल्यू होगी। थर्मल एफिशिएंसी मैंने फाइंड आउट कर लिया कि थर्मल एफिशिएंसी मेरे पास में कितनी रह रही है। उसके बाद में V3 और V2 सेम रहने वाला है, क्योंकि आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एज इन ऑटो साइकिल, इसलिए यहाँ पे V3 V2 मेरे पास में सेम रहने वाला है। हीट इनपुट की बात करें तो हीट इनपुट मेरा 210 किलो जूल जो था आपका, वो आपका MCV डेल्टा T के बराबर रहने वाला है। इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इससे मैं T3 निकाल सकता हूँ। तो T3 मैंने कैलकुलेट कर लिया, T3 मेरे पास जो आया 893 केल्विन आ गया है। अब क्योंकि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो इसको मैंने यूज किया है, क्योंकि आपका जो हीट ऐड हुई है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुई है, तो प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल रहने वाला है, इसलिए आपका P3/P2 इज इक्वल टू T3/T2। तो यहाँ से T3 और T2 मुझे पता था, तो P3 मैंने कैलकुलेट किया। यही प्रोसीजर बार बार, तीसरा क्वेश्चन है जिसमें मैं लगातार यही प्रोसीजर अपना रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। इसे आप अपनी कॉपी में स्टेप के हिसाब से लिखते हैं, पहले आपने क्या फाइंड आउट किया, दूसरी बार क्या फाइंड आउट, तीसरी बार क्या फाइंड आउट करा, उसी क्रम से आपको करना। तो P3 आपको निकालने के लिए इस तरह से निकाल सकते हैं, जब आपका T3 कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद आप निकाल सकते हो। तो मेरे पास जो प्रेशर आया है वो 16 बार के आसपास ये वैल्यू मेरे पास में आ गई है। V4 और V1 सेम है मेरे पास में, क्योंकि जो एग्जिट हुआ है, एग्जिट के ऊपर भी मेरे पास में कंडीशन सेम है, क्योंकि हीट रिजेक्टिंग जो हो रही है उस केस में आपका कांस्टेंट वॉल्यूम रह रहा है, वो भी आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। तो V1 के बराबर ही होगा 0.45 मीटर की, जो कि स्टार्टिंग पे था, वही आपका V4 के बराबर ही रहने वाला है। प्रोसेस 3-4 की बात करो तो फिर वही मेरे पास में आ जाएगा P3/P4 इज इक्वल टू, तो सिंपली आप यूज करेंगे P4 इज इक्वल टू P3/R टू द गामा। तो इसी हिसाब से T4 जो होगा T3/R टू द गामा, ये वैल्यू मेरे पास में होगी। पिछले केस में हमारे पास में इंक्रीज हुई थी, एक्सपेंशन में डिक्रीज होगी, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड में आया है, तो डिवाइड में आया, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद जो आपकी जो वैल्यू आ रही है T4 की वैल्यू, तो T4 मेरे पास में आ गया 450 केल्विन, और प्रेशर जो आया 1.488 आ गया, जो कि एक्सपेंशन के बाद। इस तरह से सारी वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके दिखा दी है। तो क्वेश्चन में जिस तरह से आपको ऑटो साइकिल से पूछा था, हर एक पॉइंट के ऊपर आप इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन स्टैंडर्ड डीजल साइकिल, अब जो क्वेश्चन हमारे पास में डीजल साइकिल के ऊपर है, विद कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है 14। देखिए जानने की, ऑटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो आपका कम होता है, जबकि डीजल साइकिल में आपका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है। तो कंप्रेशन यहाँ पे 14 दिया हुआ है। कंडीशन ऑफ द एयर एट स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक इज 1 बार 300 केल्विन, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट पे बिफोर कंप्रेशन प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर हमारे पास में। आफ्टर एडिशन ऑफ द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर राइज अप टू 2775, मतलब कि टेम्परेचर T3 मुझे दिया हुआ है, इस बार हीट नहीं दी है, मुझे क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है। टेम्परेचर हमारे पास में कितना रहने वाला है, मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है 2775 केल्विन दिया। डिटरमाइन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, नेट वर्क डन पर किलोग्राम ऑफ द एयर एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर, सभी चीजें हमसे पूछी है। आर की वैल्यू में कहिए कि आर की वैल्यू आप 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन लीजिए और गामा की वैल्यू 1.4 लीजिए। इस चीज को हमें करना है। सबसे पहले मान लेते हैं मास जो मेरे पास है, मास मैंने मान लिया कि 1 kg रहना है, और मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला मेरे पास है वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला मुझे पता है कि स्वेप्ट वॉल्यूम से डिवाइड करनी है वर्क डन को, जितना वर्क, इसका मतलब मुझे पहले वर्क डन निकालना होगा, उस सब चीजें हम चलेंगे। वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्क डन को आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, वर्क डन या नेट वर्क आउटपुट जो होगा वो आपका एफिशिएंसी इनटू हीट इन के बराबर, क्योंकि एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, W/Q in। तो आप यहाँ से W निकाल सकते हैं एफिशिएंसी मल्टीप्लाई Q in करके। तो इस चीज को भी आगे देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो R इज इक्वल टू 14 हमारे पास में दिया है, कंप्रेशन रेशियो में पता है। प्रेशर जो है P1 वो आपका 1 बार है, स्टार्टिंग पॉइंट पे दिया है कि प्रेशर आपका कितना है 1 बार है, इसके हिसाब से आप P1 हमारे पास दिया है। P इज इक्वल टू MRT से हम सबसे पहले इस वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम कितना है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वॉल्यूम मेरे पास में कैलकुलेट करते हैं। R की वैल्यू गिवन है हमारे, तो इस हिसाब से मेरे पास 0.86 मीटर क्यूब ये वैल्यू मेरे पास में आ रही थी, जो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अच्छा, कंप्रेशन रेशियो मेरे पास में पता है, तो आप V2 निकाल सकते हैं, कंप्रेशन के बाद आपका वॉल्यूम कितना रहने वाला है, तो डिवाइड कर देंगे 14 से, तो मेरे पास जो वैल्यू आई है 0.061 मीटर क्यूब, ये वैल्यू मेरे पास में आ गई, जो कि कंप्रेशन के बाद का आपका वॉल्यूम होगा। उसके बाद प्रेशर की बात हो, तो प्रेशर P2 आप P1 आउट ऑफ द गामा लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रेशर P1 है मुझे पता है, तो यहाँ से P2 जो मेरे पास आ गया है, प्रेशर 2 जो आपका आ गया 40 बार के आसपास ही वैल्यू आ गई, 10⁵ बार, तो ये बार में आपका लगभग 40 बार आपका वैल्यू आ गई है। T2 की निकाल लेते हैं, T2 बराबर T1 आउट ऑफ द गामा, इसी को हम लगा लेंगे। ऑटो में और डीजल में कंप्रेशन के बाद वाला प्रोसेस आपका लगभग सेम ही रहता है, इसलिए मैंने सेम फॉर्मूला यूज किए हैं प्रेशर P2 के लिए और T2 के लिए। तो यहाँ से निकालते हैं, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू मेरे पास में फाइंड आउट कर लें। T2 मेरे पास जो आई है 862 केल्विन, ये वैल्यू मेरे पास में आ गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो प्रोसेस 2 से 3, अब वहां पे जो प्रोसेस है, ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है जब भी हीट ऐड होती है, जबकि डीजल साइकिल में जो हीट ऐड होती है
उसमें प्रोसेस हमारे पास में कांस्टेंट प्रेशर रहता है। इसका मतलब डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन है V2/V3 = T2/T3 रहने वाला है। अच्छा, इसमें जब कट ऑफ रेशो की बात करेंगे तो कट ऑफ रेशो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, तो वहां पे पहले V3 निकालना पड़ेगा। T3 निकालने के लिए आप T3/T2 निकालना होगा, क्योंकि T3 हमें गिवन है कि T3 कितना है वैल्यू, मैक्सिमम टेम्परेचर उसने दिया हुआ था, उसको हमने यूज किया है यहाँ पे, तो यहाँ से मेरे पास V3 आ गया, तो V3 मेरे पास में 0.198 आ गया। ये जो V3 है, V3 वहीं पर है जहां पे आपने कट ऑफ कर दिया है, मतलब कि फ्यूल इंजेक्शन जो है वहां पे आपने रोक दिया है, सो दैट वॉल्यूम इज V3। तो V3/V2 इंजेक्शन से पहले और इंजेक्शन के बाद डिवाइडेड बाय इंजेक्शन से पहले, इसका जो रेशो रहने वाला है, वॉल्यूम का जो रेशो रहने वाला है, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ रेशो। तो कट ऑफ रेशो में यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरे पास में 3.22 वैल्यू आ गई। अब एफिशिएंसी में निकालने के लिए एलिजिबल हो गया, क्योंकि एफिशिएंसी निकालने के जो भी आपके पास पैरामीटर पता थे वो आपने फाइंड आउट कर लिया। आर आपको पता था, कंप्रेशन रेशो आपको पता था, उसके बाद में रो के अभी हमने कैलकुलेट किया, गामा की वैल्यू 1.4 हमें पता है। इस मामले में 1 - 1/R2 गामा सन 1 गामा रोटी बाय गामा सन अपन रो माइनस सन, ये फॉर्मूला आपका डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का है। इसमें आप फॉर्मूले में पुट करने के बाद में सभी कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो वैल्यू आती है 53.58, ये वैल्यू आपकी आ गई, लगभग 53% आपकी एफिशिएंसी आ गई है डीजल साइकिल की। वर्क डन मुझे निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं थर्मल एफिशिएंसी इनटू क्यू इन, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि आपको वर्क डन जो कि नेट वर्क आउटपुट रहने वाला है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, थर्मल एफिशिएंसी इनटू हीट इन करेंगे। हीट इन आपको अभी नहीं पता तो हीट इन आप निकाल लेंगे MCP T3 - T2। यहाँ पे ध्यान दीजिए MCP यूज करनी है आपको, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हुई है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट नहीं ऐड हुई है, कांस्टेंट प्रेशर पे हुई है, तो आपको CP यूज करना होगा। CP की वैल्यू आपको 1005, ये आपको याद रखनी होगी। 0.718 आपकी होती है आपका CV की वैल्यू, 1.005 आपकी होती है CP की वैल्यू, और इन दोनों का जो रेशियो रहता है वो आपका गामा शो करते हैं, जो कि 1.4 आपकी वैल्यू, तो ये आपको एयर के लिए याद रखना होता है। 0.287 आपकी वैल्यू होती है आर कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। इन सभी की जो मैंने यूनिट बताई है किलोजूल पर केजी केल्विन में आपको बताएंगे, किलोजूल में लिया है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में वर्क डन आपको निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपने यहाँ पे T3 - T2 करके हीट निकाल, तो हीट की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी, तो आपकी जो वर्क डन है वो आपको आ जाएगा। वर्क डन अपॉन स्वैप वॉल्यूम, अब स्वैप वॉल्यूम क्या रहने वाला है, स्वैप वॉल्यूम मेरा होगा V1 - V2, तो V1 - V2 मेरा टोटल स्वैप वॉल्यूम रहने वाला है, तो V1 और V2 मुझे पता है, तो आप सिंपली अभी लिख सकते हैं कि V2 जो आपका है तो उसको आप चेंज कर सकते हो, तो आपका कंप्रेशन रेशियो की टर्म में आपका आ जाएगा, तो यहाँ से आप दोनों वैल्यू को क्या घटा दीजिए, या फिर आप कंप्रेशन रेशियो की टर्म में इस वैल्यू को लिख सकते हैं, आपके जो वर्क डन की हिसाब से जो डिवाइड करने की वैल्यू आएगी, आपका स्वैप वॉल्यूम से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी मीन इफेक्टिव प्रेशर की, वो आपका जो वैल्यू आएगी लगभग आपका 13 बार के आसपास ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके चांसेस, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस आपके रहते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस भी है, थोड़ा कैलकुलेशन भी ज्यादा है और चीजों को आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब हमारे पास में डुअल साइकिल के ऊपर है। डुअल साइकिल आपको पता है, आर का हमने अभी बताया कंप्रेशन रेशियो, रो आपका कट ऑफ रेशियो, अल्फा जो है आपका, जो मैं आपको बताता अल्फा जो है एक्सप्लोजन रेशियो, तो एक्सप्लोजन रेशियो जो रहने वाला है प्रेशर, जो मैक्सिमम प्रेशर है डिवाइडेड बाय आफ्टर कंप्रेशन प्रेशर, तो P3/P2। इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे P3/P2 जो आपका प्रेशर है दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन रेशियो अल्फा। डुअल साइकिल में अल्फा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, तो अल्फा को हम यूज करते हैं। एफिशिएंसी का, थर्मल एफिशिएंसी का सिंपल फॉर्मूला वो आपका बेसिक फॉर्मूला चलेगा 1 - Q आउट अपॉन Q इन, उस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आउटपुट आपका कितना है 4 से 1 है, और इनपुट यहाँ पे दो जगह पे है, 2 से 3 और 3 से 3 तो यहाँ पे दोनों जगह से आपको हीट इन करना होगा। इस तरह का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपको जनरली आपको सभी वैल्यू पता है, एक्सप्लोजन रेशियो पता है, रो की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो, जो कि आपका है डुअल साइकिल के लिए 1 - 1/R2 गामा सन अल्फा रो टू द पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय रो अल्फा रो -1 प्लस अल्फा -1। इस मामले को आपको यूज करना होगा, इस मामले को आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रेशर टेम्परेचर द स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक ऑफ ए डुअल साइकिल। साइकिल कौन सी दी गई है, डुअल साइकिल, तो डुअल साइकिल इंजन बेस है हमारे पास। क्वेश्चन स्टार्टिंग कंडीशन के ऊपर जो दिया हुआ है आपको, प्रेशर दिया है 1 बार, टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन, कंप्रेसर के एंड पे ही 400 डिग्री सेल्सियस हो गया, कंप्रेशन के एंड पे, ध्यान रखिए कंप्रेशन के एंड पे दिया है 400 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर और नहीं दिया हमें कि आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, 2000 डिग्री सेल्सियस होगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होने वाला है जाहिर सर, मैक्सिमम टेम्परेचर आपका T3 पे होगा, क्योंकि हीट ऐड आपकी दो जगह पे होगी, तो फाइनली जितनी हीट ऐड होनी थी उसके बाद ही आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, तो आपका कितना रहने वाला है, आप यहाँ पे TH डायग्राम पर भी देख सकते हैं। TH डायग्राम में मैक्सिमम टेम्परेचर जो आपको शो हो रहा होगा T3 पे आपको शो हो रहा होगा, तो T3 जो वैल्यू में दी हुई है 2000 डिग्री सेल्सियस आपका है। हीट एडिशन एट द कांस्टेंट प्रेशर वो 2.5 टाइम्स टू द हीट एडिशन टू द कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब दोनों हीट जो ऐड कर रहे हैं उसमें से जो मैक्सिमम आपकी हीट ऐड हो रही है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम हो रही है।
कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी उसका 2.5 गुना आपका किस में हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर। कोई सी एक अगर आपको हीट ट्रांसफर पता लग जाए तो बाकी आप उसको दूसरा वाला निकाल सकते हो, फिर टोटल भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द साइकिल, मैक्सिमम प्रेशर आपको निकालना है, मैक्सिमम प्रेशर कितना रहना, पीवी डायग्राम पर देख सकते हैं P3 पूछा है या फिर P3 डैश, दोनों सेम रहने वाले, तो P3 या P3 डैश में से हमें वैल्यू निकालनी होगी। एंड एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, तो साइकिल की एफिशिएंसी पूछी है, तो क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास में डोल साइकिल जो भी वैल्यू पता है उनको सबको हमने लिख लेंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, जितने भी टेम्परेचर उनको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमारे पास जो T2 है, तो T2 बराबर T1 R2 दिया गामेसन, ये फॉर्मूला मुझे पता है, तो यहाँ से T2 मुझे दिया हुआ था, तो T2 और T1 को यूज करके आप कंप्रेशन रेशो निकाल सकते हैं। कंप्रेशन रेशो कितना रहने वाला है वो मेरे फाइंड आउट करें, तो वो मेरे पास जो वैल्यू आती है R की वैल्यू वो मेरे पास में 7.54 आ गई है, तो 7.54 लगभग 7.5 कंप्रेशन रेशो रह रहा है, क्योंकि मेरे पास में प्रेशर इनिशियली पॉइंट पे दिया हुआ था 1 बार दिया हुआ था, तो P2 आप कैलकुलेट, तो P2 मेरे पास जो आता है वो लगभग 17 बार वैल्यू आ जाएगी। तो कंप्रेशन के बाद कंप्रेस करने का जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होकर वो आपका 17 बार आपका प्रेशर हो गया, तो P2 आप निकालो, क्योंकि आपने R कंप्रेशन रेशो निकाल लिया, तो उसके बाद आप प्रेशर निकाल सकते हैं कि प्रेशर आपका कितना रहेगा। हीट इन जो आपकी हुई है, हीट इन दो तरह से हुई है, दोनों के बीच में जो आपका रिलेशन है Q33 जो कि आपका कांस्टेंट आपका प्रेशर पे है, वो जो हीट आपकी 2.5 गुना है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो दोनों को मैं लिख दिया mCp T3 डैश माइनस T3 2.5 गुना कर दिया मैंने mCp T3 माइनस T2, इन सबको मैंने वैल्यू, क्योंकि मुझे टेम्परेचर जो पता थे वो मैंने लिख दिया, मुझे T3 नहीं पता था, तो बाकी टेम्परेचर मुझे पता थे, उन सबको मैं रखने के बाद T3 इस इक्वेशन को यूज करके T3 निकाल सकता हूँ। तो T3 जो मेरे पास में है, मतलब पहली बार हीट ऐड करने के बाद कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड करने के बाद जो मेरे पास जो वैल्यू आती है टेम्परेचर की, वो मेरे पास कितनी 1247 केल्विन आती है, ये मैंने निकाल लिया है। अल्फा की वैल्यू दी हुई थी, तो अल्फा का आप कैलकुलेट कर सकते हो P3/P2, तो P3/P2 इज इक्वल टू T3/T2, क्योंकि प्रोसेस आपका कैसा है, प्रोसेस हमारे पास में है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे टेम्परेचर मुझे पता है तो उनको यूज करके 1.85 कर दिया, क्योंकि मेरे पास में प्रेशर जो था, प्रेशर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो P3 डैश जो आपका P मैक्सिमम ही रहेगा, जो कि P3 के बराबर ही रहने वाला है, तो तीनों प्रेशर मेरे पास में सेम होंगे, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर जो होगा P3 होगा या फिर P3 डैश होगा, तो उनको मैंने बराबर कर दिया, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 31 बार आ गई। तो 31 बार आपका हो गया जब वो कंबस्टन आपका हो रहा है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट में जैसे ही आपने हीट ऐड की है, तो पहली बार जो हीट ऐड हुई है उसी के बाद जो आपका प्रेशर है वो मैक्सिमम प्रेशर पे पहुंच गया है, और प्रेशर आपका कितना रह रहा है 31 बार हो गया है, 17 से 31 बार आपका पहुंच गया है। रो की बात करूं, रो मेरे पास में कट ऑफ रेशो वो मैं कैलकुलेट करूंगा, तो V3-V3 V2, सो मैं यूज करता हूँ P2V2 MRT से, मैं P2 पहले कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो V2 मेरे पास में कितना होगा, ये मैं MRT2/P2 करके निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में टेम्परेचर 2 भी पता है, P2 भी पता है। कंप्रेशन के बाद जो आपकी वैल्यू है, कंप्रेशन के बाद जो आपकी वैल्यू रहने वाली, उसके ऊपर आपको वॉल्यूम निकाल के V2 मेरे पास में कितना होगा, V2 मेरे पास में 0.1143 वैल्यू आ गई है। अच्छा, रो की जो वैल्यू है V3-V3 है, या फिर इसको T3-T3 भी हम लिख सकते हैं, तो दोनों को हम यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर मुझे सभी जगह पता लग गया, यहाँ से मेरे पास 1.822 वैल्यू आई, जो कि मेरे पास में रो की वैल्यू है। अगर मैं डुअल एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताऊं, डुअल एफिशिएंसी के लिए मुझे सभी चीजें पता थी, वो सब मैंने निकाल ली है। आर मुझे पता था, गामा मुझे पता है, अल्फा मैंने कैलकुलेट किया, रो मैंने कैलकुलेट किया, तो बस मैंने वैल्यू पुट कर दी है। वैल्यू पुट के बाद कैलकुलेशन थोड़ी आपको डिफिकल्ट लगी, एक दो बार आप करके देखेंगे वैल्यू सभी को रखने के बाद, तो वैल्यू जो हमारे पास में आती है डुअल साइकिल की एफिशिएंसी, वो आपकी 50% आपकी आती है, तो 50% एफिशिएंसी शो कर रहा है आपका ये डुअल साइकिल। तो डुअल साइकिल से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होगा वो इस तरह से आपका आ सकता है। आगे बात करते हैं, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रैंकाइन साइकिल के ऊर बेस होंगे। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट 17.5 बार एंटर्स द टरबाइन, टरबाइन के अंदर एंटर जो कर रही है, तो प्रेशर हमारे पास में कितना है 70.5 बार। तो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जहाँ पे जैसे साइकिल आप देख रहे होंगे, तो 1 से 2, 2 से 2 डैश, फिर 3, तो 3 वाला जो पॉइंट है, ये हमारा जो पॉइंट है आपका सैचुरेटेड कंडीशन में है, मतलब कि टरबाइन के ऊपर जो एंटर कर रही है स्टीम, टरबाइन के ऊपर जो एंट्री कर रही है वो सैचुरेटेड स्टीम है, इसका मतलब डोम के ऊपर रहेगा, तो 3 पॉइंट आपका डोम के ऊपर रहने वाला है। उसके बाद में जो प्रेशर हमारे पास लिया एक्सपैंड जो हुआ है टू द कंडेंसर प्रेशर। दो तरह की प्रेशर होता है जनरली हमारे पास में रैंकाइन साइकिल में, आपका एक तो बॉयलर प्रेशर होता है, एक कंडेंसर प्रेशर होता है। बॉयलर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर के बीच में ही आपकी साइकिल बनती है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला प्रेशर है वो आपका बॉयलर प्रेशर है जो कि 17.5 बार है, और नीचे वाला जो प्रेशर है वो कंडेंसर प्रेशर है जो कि 0.7 बार है। इनको मुझे यूज करना है। डिटरमाइन क्या करना है मुझे, कार्नोट और रैंकाइन एफिशिएंसी दोनों एफिशिएंसी के ऊपर मुझे बात करनी है। फाइंड द वर्क रेशियो ऑफ द रैंकाइन साइकिल का वर्क रेशियो जो कि आपका W नेट अपॉन W टरबाइन होता है, वो मुझे कैलकुलेट करना है। द टरबाइन एंड द पंप हैव ईच 85% एफिशिएंसी, दोनों की जो एफिशिएंसी दी गई है, एफिशिएंसी भी इसमें यूज हो गई है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ये वाला आपको कराया। अगर आपका बिना एफिशिएंसी को, तो आप एफिशिएंसी को फिर नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको हटा के आप 100% या 1 से मल्टीप्लाई करके आप सेम जो वैल्यू है वो सिंपली आप निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने डिफिकल्ट बनाने के लिए क्वेश्चन में इसी तरह से आपको क्वेश्चन करा दिया है, ताकि अगर आपका
एफिशिएंसी आए तो अगर एफिशिएंसी वाला आ रहा है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं आ रहा तो आप आसानी से फिर उसको नेग्लेक्ट करके उस वाले पोर्शन को हटा के आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन द नेटवर्क वर्क डन में या नेटवर्क में जो आपका रिडक्शन आया है, मतलब जब हम कंपेरिजन कर रहे हैं किससे, कार्नोट से कंपेरिजन कर रहे हैं, कार्नोट और रैनकाइन की बात की जा रही है, तो कार्नोट के बाद अगर रैनकाइन हम यूज करें तो उसमें कितना रिडक्शन आया, वर्क डन में कितना रिडक्शन आया, तो मैं आपको साइकिल एफिशिएंसी होता है रैनकाइन, तो रैनकाइन की साइकिल एफिशिएंसी भी मुझे कैलकुलेट करनी है। तो ये सब वैल्यूज जो मुझे फाइंड आउट करना है मैंने यहाँ लिख दी है, जो मुझे पता था लिख देता हूँ। एफिशिएंसी का फॉर्मूला वन मैच टी लो अपॉन टी आई, तो ये किसके लिए है, ये तब है जब आपके पास में कार्नोट है, तो कार्नोट रैनकाइन साइकिल मैंने आपको बताई है, आप थ्योरी में देख लीजिए या वन शॉट में देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे सिंपल आप टी लो अपॉन टी हाई वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। एज्यूम करते हैं कि सैचुरेटेड लिक्विड एट द कंडेंसर एग्जिट, कंडेंसर के एग्जिट जो कि 1 पॉइंट के ऊपर होगा, वो मैंने मान लिया कि वो क्या रहने वाला है मेरे पास में, सैचुरेटेड लिक्विड रहना। तो यहाँ पे assumption अगर नहीं दिया गया तो आपको मान सकते हैं, यहाँ पे मान लेंगे। तो ये 1 पॉइंट जो मेरे स्टार्ट है आपका, जब पंपिंग से स्टार्ट हमने करनी है, या कंडेंसर पे जो एग्जिट है वो आपने सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन आपने एज्यूम की है। H3 जो अब ये जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये मैंने आपको स्टीम टेबल से निकालना बताया था, आप उसको चेक कर लेंगे, उसको वीडियो को आप देख लेंगे। तो यहाँ से जितने वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज किए हैं ये सब मैंने स्टीम टेबल से यूज किए, स्टीम टेबल से मैंने उठाई है। तो H3 जो है मेरे पास में Hg है, Hg3 जो होगा सैचुरेटेड वाली आपको टेबल देखनी है, सैचुरेटेड आपको एंथैल्पी देखनी है जो कि आपका गैसेस फॉर्म में, तो गैसेस Hg आपको देखनी है सिंपली, जो कि आपको वैल्यू होगी एंथैल्पी एट सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में। तो वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, वहां से आप रीड कर लेंगे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 2794 किलो जूल पर केजी में ये वैल्यू आ गई। उसी समय में आप एंट्रोपी भी निकालें, एंट्रोपी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको नीचे वाला जो पॉइंट है 4 जो कि जस्ट उसके नीचे बिलो रहने वाला है, उस पॉइंट को आप कैलकुलेट करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है एंट्रोपी की। एंट्रोपी कांस्टेंट हम मानते हैं। अगर आपका आइडल कंडीशन है तो आइडल कंडीशन में जो आपका एक्सपेंशन होता है वो आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहता है। एंट्रोपी हमारे पास में कौन है, एंट्रोपी 3 और एंट्रोपी 4 सेम रहती है। तो एंट्रोपी 3 मैंने देख लिया वहां से टेबल से, तो मेरे पास में यही है। अच्छा, टर्बाइन वर्क जो होगा H3 माइनस H4 रहने वाला है, तो H4 को मुझे निकालना पड़ेगा। H4 निकालने के लिए आप सिंपली HF1 प्लस X को आपको निकालना पड़ेगा। पहले X कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी, तो एंट्रोपी वाला आप यूज करोगे, S3 बराबर S4 रहने वाला है। एंट्रोपी 3 के ऊपर 4 के ऊपर सेम रहने वाली है। एंट्रोपी 3 तो मैंने अभी निकाल ली। एंट्रोपी 4 का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि आपका स्टार्टिंग कंडीशन 4 का मतलब 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर कितनी एंट्रोपी है प्लस x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, और टोटल आपका कितना चेंज हो रहा था, तो कितना चेंज हो रहा है SFG जो है उसका कितना पोर्शन आपका x से मल्टीप्लाई करके कितना पोर्शन रह रहा है, और ऐड कर देंगे आपका स्टार्टिंग पॉइंट 1 के ऊपर जो आपकी एंट्रोपी थी, जैसी दैट इज एंट्रोपी SF1। वहां से ऐड करने के बाद में x की वैल्यू में फाइंड आउट करूँ क्योंकि इसकी इक्वल की हो गई S3 के बराबर ही रहने वाली है, तो यहाँ पे ऊपर 6.385 को आपने यूज करना है, इक्वल के बराबर रखना है, तो आप फाइंड आउट कर लोगे। और ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन x बराबर क्या है 0.826, ये वैल्यू मेरे पास में आ गई। मतलब होगी आपका 82% क्या है सैचुरेटेड आपकी कंडीशन मिल चुकी है, मतलब 18% अभी आपका कन्वर्जन रह रहा है। आपकी जो इस वेपर है वो आपका 82% इसमें रह रही है। H4 भी आप इसी तरह कैलकुलेट करते हो। H4 को निकालने के लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे ऊपर सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट के ऊपर निकालना होगा, प्लस x से आप मल्टीप्लाई करके टोटली आप क्या करोगे, टोटली चेंज जो आपकी एंथैल्पी या फिर लेटेंट हीट रहने वाली है HFG रहने वाली है, उससे आप मल्टीप्लाई करके ड्रेनेज फ्रैक्शन का आप यूज करके आप निकाल सकते हो कि H4 मेरे पास में कितना है। तो H4 मेरे पास में 2262 आपको 62 जो है वो 0.48 ये वैल्यू आपकी आ रही है, जो कि किलो जूल पर केजी में आपकी होगी। तो आपने H4 भी कैलकुलेट कर लिया। अब आप टर्बाइन वर्क निकाल सकते हो आसानी से, तो S3 माइनस H4 करके आपने निकाल, जो 531 आपका आ रहा है, ये आपका टर्बाइन वर्क आ गया। अगर आप यहाँ पे आप ध्यान रखना, तो जब आपको पंप वर्क निकालना, तो पंप वर्क निकालने के लिए आपको प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए और प्रेशर कितना चेंज किया है उसका डिफरेंस चाहिए। तो प्रेशर P2 माइनस P1 ये आपका डिफरेंस होगा, मल्टीप्लाई किससे करनी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम करनी है इनलेट पे। तो पंपिंग से पहले जो आपका वॉल्यूम था V1 था, उससे आपको मल्टीप्लाई करनी है प्रेशर डिफरेंस से, तो प्रेशर डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो यहाँ पे मैं निकाल दूंगा 1.74, ये वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम कहाँ से लेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए फिर आप दोबारा से स्टीम टेबल को ही देखेंगे, और जो पार्टिकुलर प्रेशर है उसके ऊपर सैचुरेटेड कंडीशन के सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में आप ये निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम VF आप निकाल सकते हो। नेट आउटपुट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, टर्बाइन वर्क में से पंपिंग वर्क घटाना होगा, तो टर्बाइन वर्क ऊपर लिखा हुआ है 531, उसमें से मैं 1.74 घटा दूं तो मेरे पास जो आएगा 529 आ गया लगभग, और वर्क रेशियो आएगा 0.997, ये वैल्यू आ गई। तो लगभग 99.7% आपका जो है वो वैल्यू मेरे पास में क्या रह रही है, वर्क मतलब अधिकतम जो है, मैक्सिमम 100% ही मान लीजिए लगभग, तो ये वैल्यू कहाँ है, ये वैल्यू हम यूजफुल है, मतलब पंपिंग वर्क लगभग नेग्लिजिबल है। इसी कारण से इस क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि पंपिंग वर्क जो है वो नेग्लिजिबल कंडीशन में खर्च होता है, इसलिए आप टोटल नेग्लिजिबल भी कर देते हैं, पंपिंग वर्क को आप नेग्लेक्ट भी कर देते हैं जब आप थर्मल एफिशिएंसी निकाल रहे होते हैं। क्यों इनकी मैं बात करूं तो हीट इन जो किया था S3 माइनस H2 करके यहाँ से वैल्यू करके निकाल सकते हैं, तो ये मेरे पास जो आएगा वैल्यू S3 माइनस H2 करके ये वैल्यू में निकालूंगा।
H2 की वैल्यू जो है मेरे पास में ये भी मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं कैसे निकालूंगा H2 को, आप H1 में ऐड कर देंगे पंपिंग वर्क, तो H2 को जो होगा HF1 प्लस पंपिंग वर्क ऐड कर दें तो मेरे पास में H2 आ जाएगा। ऊपर वाले फॉर्मूले में लिख के मैं फिर क्यूइन निकाल सकता हूँ। जब मेरे पास में क्यूइन पता लग गया है और मेरे पास में डब्ल्यू नेट पता है, तो डब्ल्यू नेट और डिवाइड बाय क्यूइन करके मैं एफिशिएंसी निकालूँ, जो कि मेरे पास में 21.9 लगभग 22% एफिशिएंसी आई है। आगे मैं बात करता हूँ पंपिंग वर्क। तो एफिशिएंसी जो है पंप की एफिशिएंसी जो दी गई थी, तो पंपिंग वर्क ये तो आइडियल कंडीशन में आ गई मेरे पास में। आइडियल कंडीशन में इतनी होगी, अगर पंपिंग एफिशिएंसी आपकी 100% है, तो पंप और टरबाइन की एफिशिएंसी अगर 100% है, तो उस केस में मेरे पास में एफिशिएंसी 21% आई। और जो वर्क डन आपका आया है वो आपने ऊपर जो निकाला है नेट आउटपुट 529.879, ये वैल्यू आपकी आई है, जो कि नेट आउटपुट है। अब मैं निकाल दूं रिडक्शन कितना हो गया, जब आपका पंप और आपका टरबाइन दोनों के अंदर फ्रिक्शन है, इसके कारण एफिशिएंसी है जो कि आपको 85% दी गई है। तो यहाँ पे जो पंपिंग वर्क होगा, वो पंपिंग वर्क आपका जो है अब आपका ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले पंपिंग 1.74 था, क्योंकि 85% थी, इसलिए 85 से डिवाइड कर 0.85 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास 2.05 आ जाएगा, जो कि आपका पंपिंग वर्क होगा। उसके बाद नेट आउटपुट जो आपका रहने वाला है, टरबाइन वर्क भी इसी तरह से यूज कर, टरबाइन वर्क जो होगा आपका टरबाइन के ऊपर वर्क से आप घट जाएगा। ध्यान रखेंगे जब फ्रिक्शन होगा तो उसके अंदर पंपिंग वर्क हमें ज्यादा देना पड़ेगा, तो पंपिंग वर्क बढ़ जाएगा और टरबाइन के जो हमें वर्क मिलेगा वो हमें कम मिलेगा। इन दोनों को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो नेट आउटपुट रहने वाला है, अब वो चेंज होगा 449 वाट का रहने वाला है। इसका मतलब H2 डैश जो आप निकालेंगे तो H2 डैश भी हमारे पास में चेंज होगा, वो वैल्यू मेरे पास में 378.85 रहने वाली है। और क्यू इन जो होगा वो भी मेरे पास में चेंज हो जाएगा, वो 2415.25 आ जाएगा। परसेंटेज रिडक्शन कितना होगा, सिंपली आप डब्ल्यू नेट माइनस डब्ल्यू नेट डैश अपॉन डब्ल्यू नेट निकाल लेंगे तो मेरे पास में जो आई है 15.1% आई है। और एफिशिएंसी जो नेट एफिशिएंसी जो अब आएगी, वो मेरे पास में जो वैल्यू आई है वो 18.6% आई है। मतलब परसेंटेज रिडक्शन कितना है एफिशिएंसी में, वो आपका 15% हुआ है। और इतना ही लगभग आपका किसमें हुआ है, नेट आउटपुट में भी है। दोनों में जो आपका जो रिडक्शन हुआ है 15% की कमी आई है, 15% कम होगी अगर आपका टरबाइन और आपका पंप 85% पे काम कर रहे हैं। तो मतलब 100% एफिशिएंट ना होकर 85% पे काम करते हैं। एक मिनट, रैनकाइन साइकिल से इस तरह के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको करा दिया है कि मैंने एक ही क्वेश्चन में सभी चीजें जो भी इंक्लूडेड थी वो मैंने यहाँ पे ले ली है। कार्नोट एफिशिएंसी मैंने ले ली है, रैनकाइन एफिशिएंसी ले ली है, रिडक्शन कितना होगा, एफिशिएंसी होगी पंप की और टरबाइन की, तो कैसे यूज करेंगे वो मैंने बता दिया। अब रैनकाइन साइकिल में अगर रीहीट कंडीशन आएगी, तो रीहीट कंडीशन कहाँ पे होती है, जब आपके मल्टी टरबाइन आप यूज करते तो हर एक टरबाइन के बीच में आपको दोबारा से उसको रीहीट करते, तो रीहीट ऐड हो जाती थी, कितनी हीट आप देंगे वो आपकी ऐड हो जाती थी। आप मैंने जब थ्योरी पढ़ा था उस समय एक्सप्लेन किया था, एनालिसिस में भी ये सब चीज लेके बताई थी। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन में स्टीम दी हुई है 100 बार पे और 400 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 100 बार के ऊपर पहले आप क्या करेंगे, स्टीम टेबल को चेक करेंगे। स्टीम टेबल अगर हम देखते हैं तो स्टीम टेबल मुझे पता लगता है कि 100 बार के ऊपर जो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर वो कुछ और है, इसका मतलब वो 100 से कम है। अगर ये कंडीशन आती है इसका मतलब वो सुपर हीटेड है, इसका मतलब आप सुपर हीटेड टेबल को यूज करेंगे। ये पहली बात तो ये, मतलब जो भी प्रेशर आपको दिया है तो उसके हिसाब से टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर अगर गिवन टेम्परेचर से कम आता है, सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा लिखा हुआ है, इसका मतलब गिवन जो है सैचुरेशन टेम्परेचर ज्यादा दिया हुआ है, इसका मतलब सुपर हीटेड कंडीशन में है। पहली बात तो ये, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी जो कंडीशन है वो आपका इस डोम से थोड़ा ऊपर निकला क्योंकि सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड होने की वजह से यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे ऊपर की तरफ को आया है। आगे देखते हैं हमारे पास में हाई प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन पे दिया हुआ है इज एक्सपेंडेड इन द हाई प्रेशर टरबाइन टू 15 बार तक उसको क्या गया, एक्सपेंड किया गया हाई प्रेशर टरबाइन में आफ्टर रीच टू द 350 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 350 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गई। यहाँ पे देखो इसको क्या किया है, एक्सपेंड किया है पहले हाई प्रेशर टरबाइन में, उसके बाद में लो प्रेशर टरबाइन में किया है और 15 बार पे आपका फिर क्या हुआ है, 15 बार पे उसका क्या था, एक्सपेंशन हुआ है। इट्स देन एक्सपेंडेड टू द लो प्रेशर टरबाइन टू द कंडेंसर प्रेशर 0.5। तो 3 प्रेशर यहाँ पे गिवन है, 2 टरबाइन हमारे पास में गिवन है। पहले आपकी हाई प्रेशर टरबाइन है जो कि आपकी 100 बार से 15 बार के बीच में, उसके बाद में लो प्रेशर टरबाइन है जो कि 15 बार से 0.5 बार के ऊपर है। 0.5 जो है आपका कंडेंसर प्रेशर आपका दिया गया। डिटरमाइन द थर्मल एफिशिएंसी एंड स्टीम रेट, 2 चीज पूछी, थर्मल एफिशिएंसी पूछी है और स्टीम रेट, क्योंकि यहाँ पे रीहीट कंडीशन, तो रीहीट में आपको जो आउटपुट रहने वाला है वो 2 टरबाइन है तो 2 टरबाइन पे रहेगा। माइनस हम क्या कर देंगे, माइनस डब्ल्यू जो आपका पंपिंग वर्क है वो हम घटा लें, तो नेट आउटपुट यहाँ पे रहने वाला है जो कि वर्क आउटपुट होगा। और हीट इन जो होगी वो 2 जगह पे होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में डोले में दी है, बाद में फिर रीहीट कंडीशन में फिर दोबारा हमें हीट देनी होगी, तो 2 जगह पे हमें हीट यहाँ पे दी गई है। हम जो वैल्यूज हैं हमें S3 को कैलकुलेट करते हैं। S3 को आप सुपर हीटेड स्टीम टेबल से देखते हो, हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो 3099.9 आती है और S3 की जो वैल्यू होती है 6.2
इस तरह से वैल्यू आपकी जो आती है वो एंट्रोपी की जाती है। एंट्रोपी S3 जो है, S3 बराबर होगी S4 के, सेम ऐसे जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही हम यहाँ पे रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको S3 बराबर S4 करेंगे, तो S4 के बराबर जब आप रखेंगे तो आपको X4 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं आपको प्रोसेस बताऊँ कैसे आप करेंगे, आप उससे करके इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, X4 आपको निकालना होगा। X4 जब आपको निकल जाएगा तो फिर H4 निकाल लेंगे। X को यूज करके ड्राइनेस फ्रैक्शन 4 पॉइंट पे यूज करके हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं 4 पॉइंट के ऊपर। तो एंथैल्पी मेरे पास में आ जाएगी, H4 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप हाई प्रेशर टरबाइन के ऊपर जो नेट आउटपुट मिला है वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं S3 माइनस H4 करके। तो ये वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी। उसी तरह से सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं जब आपको रीहीट करनी दिया। तो फिर हमने क्या किया, इसको रीहीट किया है। तो रीहीट कितना किया है, 350 तक। तो 350 डिग्री तक इसमें क्या है लिखा हुआ है, रीहीटेड किया। तो 350 डिग्री से रीहीट किया। तो 350 डिग्री के बाद आपका जो एंथैल्पी रहने वाली है और एंट्रोपी रहने वाली है उनकी वैल्यू हम फिर दोबारा से स्टीम टेबल में देखें। पर प्रेशर कितना लेंगे हम, 15 बार। तो सुपर हीटेड स्टीम टेबल के अंदर देखनी है हमें वैल्यू, और 15 बार पे देखनी। तो 15 बार सुपर हीटेड में टेम्परेचर 350 डिग्री पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी H5 आ जाएगी और S5 आ जाएगी। S5 जो होगी S6 के बराबर होगी। तो यहाँ से फिर दोबारा से हम लगा के फॉर्मूला लगा के हम X4 यूज करेंगे। तो X6 जो आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है X6 की वैल्यू आ जाएगी। X6 को यूज करके फिर आप एंथैल्पी H6 निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों को घटा के आप क्या निकाल सकते हो, वर्क नेट आउटपुट निकाल सकते हो, लो प्रेशर टरबाइन। तो दोनों आपने यहाँ पे निकाल लेंगे। उसके बाद पंपिंग वर्क की बात हो तो पंपिंग वर्क निकालने के लिए आपको प्रेशर पता है। तो प्रेशर आपने कहाँ पे किया है, P2 तक किया है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट्स कहाँ पे है, 0.5 से प्रेशर कितना इंक्रीज किया, मैक्सिमम प्रेशर किया जो कि 100 बार है। तो उसको आप यूज करके क्या निकाल सकते हैं, पंपिंग वर्क निकाल सकते हैं। पंपिंग वर्क मेरे पास में आ जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम इस भी आप कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.5 बार के ऊपर सैचुरेटेड लिक्विड का आप जो कि VF होगा वो वैल्यू आप स्टीम टेबल से देख सकते हो। तो स्टीम टेबल देखना आपको आना चाहिए उस चीज को। अगर आपको नहीं आता है या समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं, या फिर जो पुरानी वीडियोस आपकी पड़ी हुई हैं अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स की सेकंड यूनिट की, तो उनको आप देख के मैंने आपको बताया रखा है प्रोसीजर, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ, उनको आप देख सकते हैं। डब्ल्यू नेट जो मेरे पास में रहने वाला है, दोनों जो वर्क आपके आउटपुट थे उसमें से पंपिंग का घटा देता हूँ तो नेट आउटपुट आ जाएगा। और स्पेसिफिक जो स्टीम कंजप्शन रेट है जिसको स्पेसिफिक आपका फ्लो रेट बोलते हैं, तो वो हमारे पास में जो होगा वो 3600 अपॉन डब्ल्यू नेट रहने वाला। तो 3600 अपॉन डब्ल्यू, यहीं पे अगर आपका हीट फ्लो रेट पूछा होता तो हीट फ्लो रेट को 3600 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करते, इतना अंतर है। यहाँ पे अगर नेटवर्क जो आपका आउटपुट हुआ है उससे मैं डिवाइड करता हूँ 3600 की, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन ये वैल्यू मेरे पास में आई, जो कि मुझसे पूछा गया था, स्टीम रेट पूछा गया था, जो कि स्टीम रेट के बराबर ही आपका होता है। अच्छा, क्यू इन में निकालता हूँ। तो क्यू इन मेरे पास में दो जगह है, Q23 और Q45। Q23 जो होगा S3 माइनस H2 रहेगा, ये भी आप निकाल सकते हैं। और H5 जो है वो H5 माइनस H4, ये भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। H2 जो आपको निकालना होगा उसमें पंपिंग वर्क ऐड करना पड़ेगा आपको H1 में। तो H1 में पंपिंग वर्क ऐड करके आप क्या निकाल सकते हो, H2 निकाल सकते हो। और सभी वैल्यू पुट करके आप टोटल हीट निकालेंगे, क्यू इन निकालेंगे, जिसमें दोनों हीट आपकी बॉयलर के अंदर भी हीट और साथ में रीहीट की भी हीट, दोनों हीट को ऐड करके आप क्यू इन निकालेंगे। और फिर डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू इन करके आप एफिशिएंसी निकालोगे। इस तरह से आपका अगर रीहीट का क्वेश्चन आता है तो रीहीट का क्वेश्चन इस तरह से आपको करना होगा। आगे बात करते हैं हमारे पास में रीजनरेटिव साइकिल। तो रीजनरेटिव साइकिल का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया है आपको। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, स्टार्टिंग पॉइंट किससे है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम से है। इसका मतलब हमारे पास में ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर बीइंग 30 और 0.5। तो मैक्सिमम दे रखा 30, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, और मिनिमम जो है 0.04 इतना प्रेशर आपको दिया जो कि कंडेंसर के ऊपर रहने वाला है। द प्लांट इज इंस्टॉल्ड विद एन सिंगल मिक्सिंग फीड टाइप फीड वाटर। तो फीड वाटर कैसा है, सिंगल मिक्सिंग टाइप है। इसका मतलब रीजनरेटिव हमारे पास में कंडीशन होगा। ब्लेंड स्टीम मतलब जो आपकी स्टीम आपने किसी पॉइंट से ली है, तो ब्लेंड स्टीम जो आपने ली है प्रेशर कितने 2.5 बार से ली है, मतलब एक्सपेंशन होने दे रहे हैं आप। एक्सपेंशन कहाँ से हो रहा है, 30 बार से, 30 बार से एक्सपेंशन होने दे रहे हैं टरबाइन के अंदर। पर जैसे ही प्रेशर आपका 2.5 बार आ रहा है उसी जगह से उसी पॉइंट से आपने कुछ स्टीम, यहाँ पे बताया नहीं है कितनी स्टीम, कुछ स्टीम आपने क्या किया निकाल लिए। उस स्टीम को फिर आपने क्या किया, फीड वाटर को गर्म करने के लिए आपने यूज किया। मतलब कि 2 पॉइंट जो कि कंप्रेशन के बाद था उसको आपने क्या किया है, पंपिंग करने के बाद उसको आपने हीट करने का यहाँ पे काम किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर दोबारा से 2 पंप, तो यहाँ पे 2 पंप आप यूज करेंगे और टरबाइन आपकी एक ही होगी, क्योंकि अभी रीजनरेटिव। अगर रीहीटर होता तो 2 टरबाइन होती, 1 पंप होता। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में क्या पूछा है, मास ऑफ द ब्लेंड स्टीम। तो पहली बात तो यही पूछा कि कितना मास हम ब्लेंड करें, मतलब कि आप कितनी स्टीम को आप निकाल रहे हो टरबाइन से, कितनी स्टीम आप ब्लेंड कर रहे हो, वो मैंने कहा। थर्मल एफिशिएंसी पूछी है, और SSC मतलब स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन ये पूछा है, या फिर स्टीम फ्लो रेट ये हमसे पूछा है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास जो गिवन है उसके हिसाब से मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा, डब्ल्यू नेट जो मेरे पास में रहने वाला, ध्यान रखिएगा,
डब्ल्यू नेट डायग्राम से एक रफली डायग्राम आप बना लेंगे, जहां पे आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होंगे, रफली डायग्राम आप बना लेंगे। उसमें आपको 5 से यहाँ पे शो किया है 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंट जो होगा कहीं इन बिटवीन कहीं रहने वाला है, और 6 पॉइंट से एम मास, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि एम मास हमने क्या किया, ब्लेंड कर दिया, तो एम मास को मैंने ब्लेंड करूंगा तो ये मैं यूज करूंगा। अच्छा टरबाइन भी देखते हो, टरबाइन के दो हिस्से मेरे पास में हो जाएंगे, एक हिस्सा हो जाएगा 30 से लेकर 2.5 बार तक, एक हो जाएगा 2.5 बार से 0.04 बार तक। तो यहाँ से जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वहां पे जो आपकी पावर डेवलप होगी या फिर जो आपका वर्क डेवलप होगा वो कितना होगा, उसके लिए मैं 1 kg माने अजम्पशन मानो पूरा जो मेरा प्रोसेस में हो रही है साइकिल जो आपकी है, उसमें जो मैं स्टीम ले रहा हूँ, स्टीम की जो मात्रा है वो आपकी 1 kg है, तो मेरे 1 लूंगा। तो H5 - S6 पर जब आपको 2.5 से 0.04 के लिए लोगे आप, तो सेकंड पोर्शन में आपको S6 में से S7 करना होगा। उस केस में आपका जो मास रहने वाला है वो 1 - M आपका रहने वाला, तो यहाँ पे M मास हमारा कम हो जाएगा क्योंकि M आपने ब्लेंड स्टीम निकाल, तो आपकी जो बची है टरबाइन में वो 1 - M रहेगा। तो ये डब्ल्यू नेट का फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। उसके बाद एंट्रोपी आपको S5 S6 जो निकालनी होगी, तो S5 S6 के बराबर होगी। एक्सिस जो आप निकालोगे उसके लिए आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन चाहिए होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे निकालोगे आप, एंट्रोपी को सेम करके, मतलब S5 और S6 को आप सेम करेंगे तो एक्सिस आप निकल जाएगा। मैं तरीका बता रहा हूँ, आप इसको करके देख सकते हैं। एक्सिस आप फाइंड आउट करेंगे, एक्सिस जब आप निकाल तो आप H6 निकाल सकते हो जो कि एंथैल्पी होगी 6 पॉइंट के ऊपर, सेम HF6 प्लस X6 HFG6, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, एंथैल्पी निकाल सकते हैं। इस सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे एंट्रोपी के लिए, जो कि हमारे पास में 7 पे होगा, तो 7 के ऊपर जो एंट्रोपी होगी वो भी हमारे पास में सेम रहने वाली है क्योंकि हम यहाँ पे वर्टिकली मान रहे हैं। तो 7 के ऊपर भी आप एंथैल्पी निकाल सकते हो, ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारे पास में चेंज होगा। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने के लिए यहाँ पे आपको जो लिखना होगा, आपको एंट्रोपी जो हमारे पास में 7 पॉइंट के ऊपर है वही एंट्रोपी जो है हमारे पास में 6 पॉइंट के ऊपर या फिर 5 पॉइंट के ऊपर थी, वही एंट्रोपी हम यहाँ पे लेंगे, जो कि आप स्टीम टेबल से देख के आसानी से कर सकते हो। S7 भी आ जाएगा मेरे पास में। अब स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन निकालने के डब्ल्यू नेट मुझे निकालना होगा, तो H5 S6 के ऊपर देख सकते हैं, ये मुझे लिखना है, H6 S7 ये मुझे लिखना है, पर मुझे पास में M नहीं है, तो पहले मैं M कैलकुलेट करता हूँ। तो M निकालने के लिए आपको इक्वेशन लगानी होगी सिंपली। M निकालने के लिए क्या आपको करना है, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास में हमारा जो मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग किस किस की हो रही है, यहाँ से देखिएगा H6 एंथैल्पी की, S6 एंथैल्पी की हमारे पास में क्या है, स्टीम है, जो की मात्रा कितनी M है। अच्छा नीचे जो मेरे पास में आ रहा है वो 1 - M आ रहा है, 1 - M जो आ रहा है वो 2 पॉइंट पर आ रहा है, तो 2 पॉइंट के ऊपर, 2 ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट के ऊपर 1 - M मेरे पास में आ रहा है। एक दूसरा क्या आ रहा है, मास स्टीम का आ रहा है, M मास आ रहा है, M स्टीम आ रही है मेरे पास में H6 की, H6 की M मास आ रहा है, और 1 - M मास आ रहा है 2 एंथैल्पी का, तो H2 एंथैल्पी का मेरे पास में 1 - M है, और H6 एंथैल्पी का मेरे पास में M है। दोनों मैंने मिक्स कर लिया, दोनों मिक्स होने के बाद में मुझे 3 पॉइंट मिलता है, मतलब कि 6 पॉइंट इस तरफ जाएगा और 2 पॉइंट इस तरफ जाएगा। दोनों जब आगे जाएंगे तो उसमें मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग में हम ये असम्पशन मानते हैं कि मिक्सिंग के बाद आपको सैचुरेटेड लिक्विड ही मिलता है। यहाँ पे असम्पशन हमें मानना पड़ेगा कि सैचुरेटेड लिक्विड मिलने वाला है जब दोनों की मिक्सिंग होगी, मतलब आपको H3 मिलने वाला है, और H3 मिलके फिर कितना हो जाएगा, वो 1 ही तो हो जाएगा, क्योंकि 1 - M और M मिलके दोनों मास फिर आपकी स्टीम जितनी निकली थी वही मिल जाएगी, आपको 1 मिल जाएगी। तो ये वैल्यू मैं यूज करूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं H3 जो है 1 के मल्टीप्लाई करने में मास कितना है 1, एंथैल्पी कितनी है H3, ये मुझे मिल रहा है किस किस को मिलाने पे, H2 एंथैल्पी को 1 - M मास मिलाने पे, और साथ में H6 का M मास मिलाने पे, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद में ब्लेंड स्टीम मेरे पास में मास M की वैल्यू आ जाएगी। जब एक बार M की वैल्यू आ जाएगी तो आप वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद पंपिंग वर्क मुझे निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे पीछे से आप यहाँ पे डब्ल्यू नेट आप निकाल सकते हो, डब्ल्यू नेट में सब सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो, S6 S7 H5 आप वैल्यू रख सकते हैं। M मैंने अभी आपको निकाल दिया है, कैसे आप M निकालोगे। पंपिंग वर्क निकालना तो स्पेसिफिक वॉल्यूम V चाहिए, P2 - P1, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो कि प्रेशर आपको, प्रेशर सारे प्रेशर आपको पता है वो निकाल सकते हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको टेबल से देख सकते हो। एंथैल्पी 2 H2 निकालने के लिए H1 में क्या करेगा, पंपिंग वर्क फर्स्ट छोड़ दोगे तो आपको H2 निकल जाएगा। ऐसी पंपिंग वर्क सेकंड जो है, सेकंड पंप के ऊपर जो वर्क होगा वो P4 P3 का डिफरेंस रहेगा, और V3 हमारे पास में स्टेज वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आप टेबल से देख सकते हो। फिर H4 जो मेरे पास में रहेगा वो भी आप पंपिंग वर्क H3 में ऐड करके निकाल सकते हो। इस तरह से Q इन जो आपको निकालना होगा H5 - H4 वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपके पास में हीट इन आ गया, डब्ल्यू नेट आ गया, तो आप एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो, डब्ल्यू नेट अपॉन Q इन करके एफिशिएंसी आपकी आ जाए। तो रीजनरेटिव का इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। आगे बात करते हैं बाइनरी वेपर पावर साइकिल की, मतलब रैंकाइन साइकिल में अगर आपको बाइनरी वेपर पावर साइकिल दे रखी है तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो पहली साइकिल की जो आपकी हीट रिजेक्टेड होगी वो दूसरे साइकिल की इनपुट आपकी बन जाती है, मतलब पहली साइकिल की जो रिजेक्टेड हीट है वो दूसरे साइकिल की इनपुट हीट बन जाने वाली है।
ये बाइनरी वेपर पावर साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू आइडल रेनकाइन साइकिल, दो आइडल रेनकाइन साइकिल यहाँ पे देख रहे होंगे, एक आपका स्टीम साइकिल है, दूसरी हमारे पास में रेफ्रिजरेशन 134A साइकिल है। तो हमारे पास में आर साइकिल है, आर का मतलब रेफ्रिजरेटर की साइकिल है, तो पहले हमारे पास में स्टीम साइकिल, मतलब वर्किंग फ्लूइड हमारे डिपेंड है दोनों रेनकाइन साइकिल के ऊपर बेसिक with steam and refrigerant 134A as a working fluid. The mass flow rate of the steam is 2 किलोग्राम पर सेकंड। मास फ्लो रेट रखा है स्टीम का, स्टीम कितनी फ्लो कर रही है, वो 2 किलो कर रही है पर सेकंड। इन द स्टीम साइकिल सुपरहीटेड वेपर एंटर्स द टरबाइन एट 8 मेगापास्कल 600 डिग्री सेल्सियस। तो प्रेशर दिया हुआ है कहाँ पे हमारे पास में सुपरहीटेड वेपर प्रेशर दिया है, एंटर टरबाइन में जो एंट्री हो रही है इसमें स्टीम वाले केस में वो वैल्यू हमारे पास में प्रेशर दिया है और टेम्परेचर दिया है। सैचुरेटेड लिक्विड, अच्छा यहाँ से देख सकते हैं प्रेशर जो है 8 मेगापास्कल के ऊपर आपको 600 डिग्री सेल्सियस मिला, मतलब 80 बार के ऊपर आपको 600 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। इसका मतलब ये सुपर हीटेड है, क्योंकि 80 अगर आप टेबल में देखेंगे तो 80 बार के ऊपर जो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर मिलता है वो काफी कम होता है। तो हमें वैल्यू कितनी दी हुई है, 600 डिग्री सेल्सियस दी गई है, तो 600 डिग्री सेल्सियस वो सुपर हीटेड कंडीशन दी गई है। मतलब कि जो आपकी टरबाइन के ऊपर भेजी गई है स्टीम जनरेटर या फिर बॉयलर के बाद वो हमारे पास में क्या है, वो हमारे पास में सुपर हीटेड है। सैचुरेटेड लिक्विड एग्जिस्ट द कंडेंसर एट 250 किलो पास्कल। तो अब ये प्रेशर दे दिया कितने प्रेशर पे, और एग्जिट जो होगा सैचुरेटेड लिक्विड रहने वाला, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे कहते हैं इन द इंटरकूलिंग हीट एक्सचेंजिंग एनर्जी रिजेक्टेड बाय हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम एंड प्रोवाइडेड टू द रेफ्रिजरेंट। तो ये बताया कि पहले का जो सिस्टम एग्जिट करेगा, कंडेंसर जो एग्जिट करेगा वो दूसरे के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, दूसरे के लिए क्या वो बॉयलर के ऊपर जो हीट इन चाहिए उसके बराबर होगा। हीट एक्सचेंजर एक्सपीरियंस नो हीट ट्रांसफरिंग विद द सराउंडिंग लॉस नहीं है, मतलब हीट ट्रांसफर जितनी भी हुई है वो उनके आपस में ही इन बिटवीन हुई है। सुपर हीट रेफ्रिजरेंट लीव्स द हीट एक्सचेंजर एट 600 किलो पास्कल एंड 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट जो लीव करता है हीट एक्सचेंजर से, वहां पे जो आपकी मिलती है वो आपको 600 किलो पास्कल, प्रेशर हमें पता है कितना दिया। अभी दूसरी साइकिल की बात कर रहा है और टेम्परेचर हमें 30 डिग्री सेल्सियस, विच एंटर द रेफ्रिजरेंट टरबाइन, और टरबाइन पे एंट्री होगी। सैचुरेटेड लिक्विड लीव्स द रेफ्रिजरेंट के ऊपर जो लीव कर रहा है वो 100 किलो पास्कल पे हीट कर रहा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, पावर डेवलप पूछिए, पावर डेवलप रेट ऑफ हीट एडिशन पूछिए और बाइनरी एफिशिएंसी साइकिल की एफिशिएंसी पूछिए। तीनों चीज हमसे पूछी कि पावर कितनी डेवलप हो रही है इस पूरी साइकिल में, कंबाइंड साइकिल में, रेट ऑफ हीट एडिशन कितना हीट ऐड हो रहा है, और आपका बाइनरी साइकिल के ऊपर एफिशिएंसी क्या होगी, इस पूरी साइकिल की एफिशिएंसी हमारे पास में क्या होगी। सबसे पहले साइकिल बनाते हैं। साइकिल में यहाँ पे देखते हैं दो तरह की साइकिल, एक स्टीम है, एक आपके R134A। तो रेफ्रिजरेंट की साइकिल नीचे है और ऊपर स्टीम की साइकिल है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट 1 की। स्टेट 1 जो हमारे पास में यहाँ पे मैंने 1 यहाँ पे मान लिया है, जो कि आपका टरबाइन के एंट्री पॉइंट पे हो। ध्यान रखना 1 जो मैंने माना है टरबाइन के एंट्री पॉइंट पे, इससे पहले जो 1 मान रहा था वो कंडेंसर के बाद मान, तो यहाँ पे जो मैंने टरबाइन की एंट्री पे 1 माना है, वहां पे वैल्यू मुझे दी गई है, तो वहां से मैं एंथैल्पी निकाल सकता हूँ, एंथैल्पी में कैलकुलेट कर सकता हूँ, डायरेक्ट टेबल से निकाल सकता हूँ। तो H1 मेरे पास में रहेगा, प्रेशर और टेम्परेचर मेरे पास में दी हुई, तो एंट्रोपी भी मैं निकाल सकता हूँ। 2 के ऊपर मुझे निकालने के लिए तरीका वही लगाएंगे हम, तो प्रेशर 2 हमारे पास D1 था और S1 और S2 बराबर कर देंगे, S1 S2 बराबर कर देंगे, X की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.994 आ रही है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन आपका आ जाएगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन को यूज करके एंथैल्पी निकाल सकते हो, ठीक है। 3 पॉइंट के ऊपर फिर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, एंथैल्पी को फिर दोबारा से करोगे, जो कि सैचुरेटेड कंडीशन में, सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में, तो ये एंट्रोपी एंथैल्पी आप निकाल सकते हो और इस पे वॉल्यूम भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि फेज वॉल्यूम क्यों आवश्यकता है, क्योंकि पंपिंग वर्क मुझे चाहिए। उसके बाद H4 निकालेंगे, आप पंपिंग वर्क को यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो पंपिंग वर्क को यहाँ पे देखो ऐड कर दिया, ये पंपिंग वर्क है जो मैंने अंडरलाइन किया है ग्रीन कलर में, पंपिंग वर्क है, पंपिंग वर्क को ऐड करके आप क्या निकाल सकते हो, H4 निकाल सकते हो। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो ये चारों पॉइंट मैंने सेम वही प्रोसेस जो पीछे से चल रहा है उसी को मैंने किया है, और यहाँ से मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से अलग अलग पॉइंट के ऊपर एंथैल्पी मैंने फाइंड आउट कर लिया। रेफ्रिजरेशन टेबल से हम क्या, अब हमें क्या यूज करने में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन टेबल की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से हमारी स्टीम टेबल है उसी तरह से रेफ्रिजरेंट की टेबल को हमें यूज करना है, या फिर रेफ्रिजरेंट टेबल ना मिले तो रेफ्रिजरेशन चार्ट अगर मुझे मिल जाए तो उस चार्ट को भी आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब आपको रेफ्रिजरेशन चार्ट की भी आवश्यकता पड़ती है एग्जाम में, तो उसको भी आप लेके जा सकते हो। अगर मैं स्टेट 5 की बात करूँ तो स्टेट 5 एंट्री पॉइंट है आपका रेफ्रिजरेशन का, वो मेरे पास में कौन सा रहने वाला है, वो मेरे पास में रहने वाला है जब आपका रेफ्रिजरेशन के ऊपर टरबाइन आपकी लगी, तो उस केस में आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। अगर बात करता हूँ मैं प्रेशर, जो मेरे पास 6 बार है, टेम्परेचर आपका 30 है, तो वहाँ पे एंथैल्पी आप डायरेक्ट टेबल से यूज कर सकते हो, रेफ्रिजरेशन टेबल से। तो मेरे पास जो वैल्यू होती है एंथैल्पी की 267 की वैल्यू आ गई है, साथ में एंट्रोपी भी वैल्यू मेरे पास में 0.938 आ गई है। स्टेट 6 जो मेरे पास में मिल रहा है, स्टेट 6 जो मेरे पास में रहने वाला है वो आपका रेफ्रिजरेशन जो टरबाइन है, रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो टरबाइन है उस पे एग्जिट पॉइंट पे है, उसके ऊपर एंट्रोपी आपकी सेम रहने वाली है, तो S5 S6 के बराबर रहने वाला है। तो वहां से आप ड्राइनेस फ्रैक्शन X6 को निकाल सकते हो, X6 मेरा कितना रह रहा है, तो X6 मेरे पास है 0.999, ये वैल्यू मेरे पास में है। उसी तरह से आप एंथैल्पी भी फाइंड आउट, एंथैल्पी हमारे पास में कितनी होगी,
7 पॉइंट के ऊपर आपको निकालने के लिए 7 पॉइंट के ऊपर सैचुरेटेड कंडीशन में तो वहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम आप निकाल लोगे और साथ साथ में आपको क्या निकाल लोगे, यहाँ पे प्रेशर भी आपको पता है, तो यहाँ पे एंथैल्पी और स्पेसिफिक वॉल्यूम 7 पॉइंट के ऊपर ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप यूज करेंगे इसको इस 8 पॉइंट पे निकालने के लिए, तो प्रेशर जो आपका रहा है 6 बार पे और एंथैल्पी जो आपने अभी कैलकुलेट, तो यहाँ पे फिर दोबारा से आपने पंपिंग वर्क जो मैंने अंडरलाइन किया, पंपिंग वर्क यूज करके आप निकाल सकते हो, आपका 16 आता है। अब यहाँ पे काम होता है, ये सारे पॉइंट के ऊपर में सबसे पहले क्या किया, सब सारे पॉइंट के ऊपर एंथैल्पी में निकाल ली। अब एंथैल्पी निकालने के बाद में स्टीम टरबाइन के ऊपर कितना वर्क आउटपुट है, तो उसके आप एमएस लेंगे, एमएस जो है मास फ्लो रेट दिया हुआ है, तो मास फ्लो रेट को हमने ले लेंगे H1-H2, तो स्टीम के लिए 2 किलोग्राम दिया हुआ था, वहां से किलोवाट में आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो स्टीम के पंप के ऊपर कितना होगा, तो पंपिंग वर्क जो होगा वो यहाँ पे 16 किलोवाट आ गया, ये पंपिंग वर्क है जो मेरा खर्च होगा, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। डब्ल्यू नेट जो मेरे पास में पंपिंग वर्क घटा के तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ये वैल्यू जो आई है ये आपकी केवल किसके लिए आई है, स्टीम के लिए आई है, स्टीम के लिए वैल्यू मेरे पास में आ गई है। उसके बाद बात करते हैं मास फ्लो रेट। मान लीजिए मास फ्लो रेट मुझे पता नहीं था क्योंकि उसमें दिया हुआ भी नहीं है, किसका मास फ्लो रेट, रेफ्रिजरेंट का, रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट मुझे नहीं पता है, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा। पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एग्जिट जो आपका हीट एग्जिट हो रही है पहली साइकिल से, वो दूसरी साइकिल के जो इनलेट हो रहा है बॉयलर के अंदर वो सेम होने वाला, मतलब कंडेंसर का जो रिजेक्शन है हीट पहली साइकिल में, बॉयलर का जो एडिशन होगा दूसरी साइकिल में, दोनों सेम रहने वाले हैं। वही चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगा के, तो यहाँ पे मैंने MS H2 - H3 इज इक्वल टू MR, MR का है रेफ्रिजरेंट का मास है, H5 - H8, तो यहाँ से आप MR निकाल सकते हो। MR जो मेरे पास है 17.3 किलोग्राम पर सेकेंड, मतलब कि आपका जो रेफ्रिजरेंट खर्च हो रहा है वो पर सेकेंड 17.3 वैल्यू आ रही है, इतना। इसी को आप यूज करेंगे सारी वैल्यू, जैसे मैंने ऊपर टरबाइन के ऊपर निकाला था, पंपिंग के ऊपर निकाला था और नेट निकाला था, उसी तरह से आप रेफ्रिजरेटर सन साइकिल के लिए भी सभी वैल्यू निकाल सकते हो। जो मास आपका आएगा तो 17.3 उसको यूज करके आपने निकाल लिया है। अब बाइनरी साइकिल के लिए नेट जो आपका रहने वाला है वो आपका रहने वाला है डब्ल्यू नेट जो टरबाइन को प्लस डब्ल्यू नेट रेफ्रिजरेंट को, तो टोटल आपको जो रहने वाला बाइनरी साइकिल, बाइनरी दोनों साइकिल को मिला के दोनों का वर्क आउटपुट आप निकाल लोगे, तो दोनों को ऐड मैंने कर दिया तो मेरे पास में आया 2488 आया है, इतने किलोवाट आपका रहेगा। क्यू इन जो मेरे पास में हुआ, क्यू इन जो ध्यान रखिएगा, क्यू इन जो आपने किया है केवल स्टीम पावर प्लांट के बॉयलर में दिया है, कंडेंसर पे नहीं दिया या फिर दूसरी साइकिल के इनलेट पे नहीं दिया। पहली साइकिल जो एग्जिट था वही काम हमने किया है, वो इसी को हमने यूज में लिया है, इसलिए आप क्यू इन जो कंसीडर करेंगे वो केवल एक जगह करेंगे, जबकि आउटपुट आपको दोनों साइकिल से मिलेगा। तो यहाँ पे क्यू इन जो मेरे पास में रहने वाला है उसको आपने रख दिया, तो मेरे पास जो है 696 6196 आपका किलोवाट आपका इनपुट रहने वाला है। तो एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो, एफिशिएंसी मेरे पास में 40% एफिशिएंसी आई। तो ये आपका जो है बाइनरी साइकिल के अंदर का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, पर इसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं, फिर भी मैंने आपको करा दिया है। आगे बात करते हैं स्टीम रैंकाइन साइकिल के ऊपर बेस है, पावर प्लांट प्रेशर 10 बार दिया हुआ है एंड 4 मेगापास्कल दिया हुआ है विद ए मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ इतना, टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर भी दिया। द पावर आउटपुट फ्रॉम द स्टीम टरबाइन इज, स्टीम टरबाइन से जो पावर आउटपुट है 100 मेगावाट है। एक गैस टरबाइन, अच्छा यहाँ पे गैस टरबाइन और दी गई, मतलब कि आपका कंबाइंड रैंकाइन साइकिल दी हुई है। कंबाइंड रैंकाइन साइकिल में रैंकाइन साइकिल के साथ में आपकी ब्राइटन साइकिल भी लगी गई होती है, मतलब कि पहले आपकी ब्राइटन साइकिल लग रही होती है, ब्राइटन साइकिल काम कर रही होती है। ब्राइटन मतलब ये क्या है आपका, कि पहले कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के एयर को कंप्रेस करेंगे, उसके बाद में फ्यूल से इंजेक्शन देंगे और जो बर्न गैसेस, हॉट गैसेस आई हैं उसको टरबाइन पे यूज करेंगे पहले, टरबाइन पे यूज करने के बाद में फिर उन्हीं हॉट गैसेस को आप बॉयलर के अंदर भेजेंगे। तो ये आपका काम इसमें रहने वाला, ये चीज यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। तो ये चीज हमें यहाँ पे है कि कंबाइंड रैंकाइन साइकिल का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। गैस टरबाइन प्रोवाइड द एनर्जी टू द बॉयलर, यहाँ पे लिखा हुआ भी है गैस टरबाइन जो है वो बॉयलर को प्रोवाइड कराती है एनर्जी, जो कि आपकी हीट के रूप में प्रोवाइड करती है। इट एक्सेप्ट एयर एट 100 किलोपास्कल एंड 50, अभी जो 100 किलोपास्कल 50 डिग्री सेल्सियस, ये इनलेट कंडीशन दी है किसकी, ब्राइटन साइकिल की दी हुई है। एज ए प्रेशर रेशो, प्रेशर रेशो आरपी की वैल्यू दी है, ध्यान रखिएगा आरपी की वैल्यू दी है 5 बार एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इज 850 डिग्री सेल्सियस, तो T3 दिया है। इसकी केस में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ब्राइटन साइकिल में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 850 डिग्री सेल्सियस दिया था। एग्जॉस्ट गैसेस एग्जिट द बॉयलर एट 350 केल्विन, तो एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं जो कि बॉयलर के पे जाएंगी उनका टेम्परेचर जो है वो आपका 350 केल्विन दिया है। डिटरमाइन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द कंबाइंड ब्राइटन रैंकाइन साइकिल, इसमें ब्राइटन भी है रैंकाइन भी, दोनों साइकिल की एफिशिएंसी निकाली, कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में आप देखते होंगे, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया किस तरह से आपका गैस टरबाइन से जो आपका रिजेक्शन होगा वही बॉयलर के ऊपर जाएगा, फिर वहीं आपका स्टीम टरबाइन या फिर रैंकाइन साइकिल काम करेगी। साइकिल के ऊपर बात करते हैं, ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जो दी हुई है ये आपकी रैंकाइन साइकिल, और ऊपर जो आपका इस तरह से ये बना हुआ है आपका रेक्टेंगल शेप में जो कि टिल्ट है वो आपका ब्राइटन साइकिल को शो किया हुआ है, तो ये आपकी ब्राइटन साइकिल है।
स्टीम पावर प्लांट की पहले की लिमिट देखते हैं। तो प्रेशर जो है स्टीम पावर प्लांट के लिए बात करता हूँ, पहले रैनकाइन साइकिल की बात करता हूँ। P1 जो है 10 किलो बार है, जो कि आपका बार में 0.1 बार आपका आ जाएगा। प्रेशर P2 जो है आपको 40 बार आपका आ जाएगा। मैक्सिमम स्टीम टेम्परेचर जो रहने वाला है T3 जो आपका 673 केल्विन रह रहा है। वो डब्ल्यू टरबाइन के ऊपर जो आपको वर्क मिला, टरबाइन के ऊपर वर्क हमें पास में दिया हुआ है वो 100 मेगावाट का वर्क हमारे पास में अवेलेबल है। अब गैस टरबाइन की कंडीशन हमारे पास में दी है। गैस टरबाइन के आरपी की वैल्यू दी है, वो मेरे पास में 5 है, जो कि P6/P5 होगा इस वाले केस में, जो कि आपका मैक्सिमम डिवाइडेड बाय मिनिमम प्रेशर होता है ब्रायटन साइकिल में। उसका जो रेशियो है वो मेरे पास में 5 रहेगा। P5 हमारे पास में दिया हुआ था 1 बार है, तो T5 हमारे पास में 290 केल्विन दिया हुआ है। मैक्सिमम टेम्परेचर T7 है, वो आपका 1123 केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया 1123 आपका दिया गया। और T8 जो कि मिनिमम टेम्परेचर है वो आपका 350 केल्विन, जो भी गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गैस टरबाइन की बात। तो गैस टरबाइन के ऊपर जो आपका आउटपुट रहने वाला है वो CP T7 माइनस T6 रहने वाला है, माइनस CP T8 माइनस T5, ये वैल्यू मेरे पास में रहने वाली है। सिंपली अगर बात हो तो CP में कॉमन ले लूंगा, तो सभी टेम्परेचर का जो डिफरेंस है T7 T6 माइनस T8 प्लस T5 ये मुझे निकालने होंगे। अच्छा, कुछ टेम्परेचर मुझे पता है, कुछ टेम्परेचर मुझे नहीं पता है। तो जो नहीं पता है पहले उन्हें कैलकुलेट करता हूँ। तो सबसे पहले आरपी को मैं यूज करूंगा। आरपी को यूज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, T6/T5 को यूज करता हूँ। T6/T5 जो होगा आरपी के बाद गामा होगा, जहां से मैं T6 कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो T6 मेरे पास में वैल्यू जो आती है वो 472 केल्विन आपकी आ जाती है। अब इक्वेशन में बाकी टेम्परेचर मुझे पता है, बस T6 मुझे नहीं पता, तो T6 मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास जो W गैस टरबाइन से जो नेट आउटपुट रहने वाला है वो मेरे पास में 504 किलो जूल पर केल्विन, ये वैल्यू मेरे पास में आ गई है। मैं हीट की बात करता हूँ, हीटिंग कहाँ पे हुई है, Q6 से 7 हुई, तो 6 से 7 CP T7 माइनस T6 को यूज करूंगा। और CP की वैल्यू कितनी है, 1.005, जो कि एयर को एज में वर्किंग फ्रूट मानो, तो एयर के लिए जो आपकी CP की वैल्यू होती है 1.005, ये वैल्यू मैं यहाँ पे यूज करूंगा। यहाँ से मेरे पास 653.35 ये वैल्यू मेरे पास में आ रही है। अगर मैं बात करता हूँ Q आपका आउट, Q आउट कितनी हो रही है, तो Q आउट जो होगी Q इन माइनस W नेट होगी, तो मेरे पास में 148.59 ये वैल्यू मेरे पास में आ गई, जो कि Q आउट आपकी रहने वाली है। उसके बाद में Q आउट जो है वो जितना भी हीट आउट होगी वो कहाँ पे जाएगी, वो ही आपकी बॉयलर पे जाने वाली है। तो Q आउट जो होगी वो MA Q आउट ब्राइटन के बराबर होगी, जो कि मेरे पास में MR का मतलब आपका रैनकाइन साइकिल। तो रैनकाइन साइकिल में जो कि मास फ्लो रेट होगा MR Q इन के बराबर रहने वाली है। तो यहाँ से आप, ये मुझे मास नहीं पता है, ये वैल्यू कंप्लीट दिए हैं जितना भी हीट ट्रांसफर है उसके हिसाब से। यहाँ पे मास जो है मेरे पास में 1 माना हुआ है स्टार्टिंग पे, पर MR मुझे उसी टर्म में निकालना पड़ेगा। तो MR के लिए इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, S3 की बात करो तो S3 मेरे पास में कैलकुलेट कर सकता हूँ स्टीम टेबल से। तो स्टीम टेबल से मैं देख सकता हूँ, तो S3 और H1 की वैल्यू मैंने स्टीम टेबल से देख ली है। उसके बाद में WP जो है, WP स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 और P2 माइनस P1, इसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ। तो मेरे पास में 4.03 ये वैल्यू मेरे पास में आती है। H2 अब जो मेरे पास में आएगा 195.83 आ जाएगा। और यहाँ पे MA, अब जो इक्वेशन है इक्वेशन टू मेरे पास में बन जाएगी MA 148.59 इज इक्वल टू MA 30, ये घटा के मैं निकाल सकता हूँ। तो सिंपली मेरे पास में एक रिलेशन आ गया जो कि MA और MS के बीच में है। MA और MS के बीच में मेरे पास में एक रिलेशन आ गया, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास में। अच्छा, मेरे पास में गिवन था MWS मतलब स्टीम टरबाइन के ऊपर मेरे पास जो वर्क मिल रहा था वो मेरे पास में कितना था, आपका 10⁵ किलो जूल पर सेकंड था। इतना आउटपुट आपका हो रहा था स्टीम टरबाइन के ऊपर। तो उसको मैंने यूज करना, तो यहाँ से मैं MS निकाल सकता हूँ। तो MS की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसके बाद S3 और S4 निकालने के लिए पहले आपको X निकालना पड़ेगा, फिर X4 निकाल लोगे तो आपको जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 0.81, जो कि 81% ड्राइनेस फ्रैक्शन आपका आ रहा है, वो वैल्यू आप निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद आप H4 निकालोगे। अब H4 और S3 दोनों आपको पता है, तब आप फिर WS टरबाइन वाले में यूज करके MS की वैल्यू निकालोगे। तो MS की वैल्यू मेरे पास में 105.23 किलो जूल पर किलोग्राम पर सेकेंड, ये वैल्यू मेरे पास में आती है। इसको यूज करके मैं MA निकाल सकता हूँ कि एयर फ्लो कितना हो रहा है किसमें, आपकी ब्राइटन साइकिल। तो MA में निकालूंगा तो MA मेरे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। Q इन MA के हिसाब से मैं निकालता हूँ, तो मेरे पास में अब MA की वैल्यू आ चुकी है। तो मेरे पास में टोटल जो आपका हीट इन होगा इसमें आपका ब्राइटन साइकिल, वो वैल्यू मेरे पास में आ गई है। टरबाइन के ऊपर जो अपना वर्क मिलेगा, गैस टरबाइन के ऊपर जो वर्क मिलेगा वो भी मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये वैल्यू मेरे पास में। टोटल वर्क जो मेरे पास होगा गैस टरबाइन का वर्क और आपका स्टीम टरबाइन, जो कि आपका 10⁵ वाट में था, वो वैल्यू दोनों को अब ऐड कर दोगे। ऐड करने के पास मेरे पास जो वैल्यू आएगी 1136 मेगावाट वैल्यू आ गई है, जो कि टोटल आउटपुट होगा। मेनली जो आउटपुट रह रहा है आपका गैस टरबाइन भी मिल रहा है, पर जो आप रिजेक्शन करते हैं सराउंडिंग में, उससे आपने 100
मेगावाट को आपने और यूज कर लिया तो वो भी हमारा फायदेमंद ही हो गया। इसलिए आपको ये कंबाइंड रेनकाइन साइकिल, अब तो एफिशिएंसी आप निकालेंगे, एफिशिएंसी आपकी कंबाइंड रेनकाइन साइकिल की, तो वहाँ पे टोटल आउटपुट जो आपको आउटपुट मिल रहा है डिवाइडेड बाय क्यू इन, जो कि आपने हीट इनपुट की है केवल ब्राइटन साइकिल में, उनसे डिवाइड कर दो, मेरे पास जो एफिशिएंसी आती है वो 84.7%, ये वैल्यू मेरे पास में आ गई। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आगे बात करते हैं, एयर इज यूज्ड पर किलोग्राम ऑफ द कोल बर्न। अब ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन हमारे पास में ड्रॉट का आ गया है, तो ड्रॉट से बेस पे क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। बॉयलर हैविंग ए चिमनी ऑफ 35 मीटर हाइट टू क्रिएट ए ड्रॉट 20 mm ऑफ वाटर, 20 mm ऑफ वाटर के बराबर मुझे क्या करना है, ड्रॉट क्रिएट करना है। ड्रॉट का मतलब क्या था, हमारे पास में एयर का फ्लो बनाना था या बर्न गैसेस का फ्लो बनाना था बॉयलर के अंदर, तो वो मुझे निकालना है कि कितना रहना है। द टेम्परेचर ऑफ द गैसेस इन चिमनी, चिमनी के अंदर जो टेम्परेचर है टीजी आपका दे रखा है, एवरेज टेम्परेचर 370 डिग्री सेल्सियस, एंड द बॉयलर हाउस टेम्परेचर, जो कि जहाँ पे आपकी चिमनी लगी हुई है उसके बाहर का टेम्परेचर 30-40 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लो गैसेस थ्रू द चिमनी, चिमनी से फ्लो गैस का जो मास फ्लो रेट हो रहा है वो मुझे पूछा है। इफ द ड्रॉ डायमीटर ऑफ द चिमनी इज 2 मीटर, डायमीटर अगर 2 मीटर है तब हमें निकालना है डज द चिमनी सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज, क्या मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन है यानी वो मुझे बतानी है। आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द हॉट गैस कॉलम अंडर मैक्सिमम कंडीशन ऑफ द डिस्चार्ज, अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन नहीं है तो मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन अगर होगी तो फिर कितना हमारे पास में रहने वाला है हाइट, वो मुझे बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका ये ड्रॉट से रिलेटेड है, जो कि बॉयलर के अंतर्गत आपका आता है। सबसे पहले बात करते हैं रोजी की, तो रोजी का जो फॉर्मूला होता है Ma+1/Ma353/Tg, तो Tg मेरे पास में गिवन है तो Tg को मैं यूज करूंगा और यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लूंगा रोजी, तो रोजी मेरे पास में 0.577 आ जाएगा, जो कि डेंसिटी होगी गैस की। उसके बाद में Vg का मेरे पास जो फॉर्मूला है √2gH-, तो H- मेरे पास में गिवन था जो कि मैं यूज कर लूँ, तो यहाँ से जो मेरे पास में वैल्यू आएगी वो 26.07 मेरे पास में वैल्यू होगी, जो कि मेरा क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगी गैस की। तो वेलोसिटी गैस की जो वेलोसिटी है Vg वो मैंने कैलकुलेट कर ली। अब मैं जनरल फॉर्म लगाऊंगा H- का, तो H- मेरे पास जो होता है H की फॉर्म में Ma+1 Tg/Ta-1, सभी वैल्यूज मुझे पता है, तो मैं सिंपली क्या निकालूंगा, H- निकाल लूंगा, तब मैं निकाल पाऊंगा Vg को। तो सबसे पहले मैंने H- का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि हाइट ऑफ चिमनी मुझे पास में गिवन थी, वो मैंने यहाँ पे यूज कर ली है, इसको मैं यूज करके मैं H- निकाला। H- मेरे पास क्या है, हाइट ऑफ द हॉट गैस की, हॉट गैसेस की जो हाइट है वो हमारे पास में H- आ जाएगा, तो H- को मैं यूज करूंगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गैसेस आ रही है, तो वेलोसिटी गैस की कितनी है, 26 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई है। अब मेरे पास जो पता है मास फ्लो रेट, मुझे पता है मास फ्लो रेट मेरे पास में कितना है, ρg/a/vg, तो इसको मैं यूज करूंगा। यहाँ पे जो Vg है, अब आगे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरे पास में डायमीटर था वो 2 मीटर दिया हुआ था, 2 मीटर को यूज करना। mg जो है रो आपका एरिया v, ρ/a/v फॉर्मूला जो आपका है, मास इज इक्वल टू ρ/a/v, इस फॉर्मूले को आपने यूज किया है मास फ्लो रेट के लिए, जहाँ v आपकी वेलोसिटी है, इस फॉर्मूले को आपने यूज किया, तो मास फ्लो रेट में सभी वैल्यूज मुझे पता था, डायमीटर भी मुझे पता था, ये सब मैंने पुट कर दिया, तो मेरे पास में मास फ्लो रेट आ गया किसका, गैस का, गैस कितना मास फ्लो रेट कितना हो रहा है, गैस कितनी फ्लो कर रही है। अब ये कंडीशन तो पहले क्वेश्चन जो पूछी थी वो तो यहाँ पे हो गया। अब चेक करना कि मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन है या नहीं। मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन के लिए mg- जो था वो TA के Tg- जो था Tg-/Ta, वो वैल्यू मेरे पास में 2Ma+1/Ma के बराबर आपकी होनी चाहिए, तो ये मेरे पास में 2.10005 आ रही है। इसका मतलब जो आपका कंडीशन है वो मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन नहीं है। ये कंडीशन कैसी है, मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन आपकी नहीं आ रही है। इसको करने के लिए आप क्या करते हैं, Tg- जो आपका है 2.10 TA के बराबर होगा, और ये हम आपसे आपकी निकाल सकते हैं Tg आपको कितना है, इतना। Tg की वैल्यू जो है यहाँ पे 646.18 आ रही है, जबकि रियल में कितनी है, 643 है। इस वजह से आपकी ये रियल कंडीशन आपकी नहीं है, मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन आपकी नहीं है। मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन होती तो ये वैल्यू मेरे पास में कितनी मिलती, 646 मिलती है, जबकि मिल कितनी रही है, या फिर जो मेजर कर रहा हूँ वो कितनी है, 643 है। आगे बात करता हूँ, मेरे पास में मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन में मैं मान लेता हूँ, तो मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन में 646 को ही यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास में 646 होनी चाहिए थी। मान लीजिए 646 नहीं है, पर मैं एज्यूम करूँ कि 646 अगर होती तो फिर मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन मेरे पास मिल जाती, तब मेरे पास में हाइट कितनी होती है उसको मैं यूज करूँगा। तो Tg- की वैल्यू में 646 में आप यूंगा, फॉर्मूले के अंदर मैं रखूंगा। उसके बाद जो H- की वैल्यू मेरे पास में फाइंड होगी, जो कि हाइट ऑफ द गैसेस कॉलम है, उसकी वैल्यू जो मेरे पास में आती है वो 35 मीटर आती है, जो कि चिमनी की हाइट होगी। मतलब चिमनी की हाइट आपको कितनी रखनी होगी, 35 मीटर आपकी रखनी होगी। यहाँ से ये वैल्यू आ गई है। इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 60 मीटर हाइट ऑफ द चिमनी, सेम इसी तरह से डॉट सा क्वेश्चन है। डिस्चार्ज फ्लो गैसेस है 350 डिग्री सेल्सियस, व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस जो है एम्बिएंट टेम्परेचर दिया गया है। क्वालिटी ऑफ द एयर
सप्लाई इज 18 किलोग्राम पर किलोग्राम, ये वैल्यू दी गई है ऑफ द फ्यूल बर्न। पर किलोग्राम बर्न के लिए आपको जो एयर है या फिर आपका एयर फ्यूल रेशो दिया गया है कि यूनिट फ्यूल के कंबशन के लिए कितना चाहिए आपको, अगर फ्यूल 1 किलो है तो आपको 18 किलो क्या चाहिए, एयर चाहिए, उसकी आवश्यकता है। डिटरमाइन क्या करना है, ड्रोट प्रोड्यूस इन एमएम ऑफ वाटर, एमएम ऑफ वाटर मतलब स्मॉल एच हमसे पूछा है। इक्विवेलेंट ड्रोट इन द मीटर ऑफ हॉट गैसेस एच डैश पूछा है। एफिशिएंसी ऑफ द चिमनी, चिमनी की एफिशिएंसी पूछी है जब मिनिमम टेंपरेचर आर्टिफिशियल ड्रोट इज 150 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास में दिया हुआ है 150 डिग्री सेल्सियस दिया, 150 डिग्री सेल्सियस हमारे पास दिया। एंड द मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ द हॉट फ्लो गैसेस इज सीपी की वैल्यू हमारे पास में गिवन है। परसेंटेज ऑफ द हीट स्पेंड इन द नेचुरल ड्रोट, ये भी पूछा है। इफ द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द कैलोरिफिक वैल्यू गिवन है, इसके हिसाब से आपको क्या करना है, परसेंटेज हीट पूछे कितने आपको नहीं। टेम्परेचर ऑफ द चिमनी गैसेस फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज, ये भी पूछा कि मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए टेम्परेचर ऑफ द हॉट गैसेस कितना, टीजी डैश हमसे पूछा है, टीजी डैश कितना होना चाहिए। तो एच बराबर दिया है 40 मीटर ये वैल्यू दी है। टीजी की वैल्यू 350 डिग्री सेल्सियस, उसको आपने केल्विन में कन्वर्ट किया। टीए की वैल्यू वो भी हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। एमए की वैल्यू जो हमने गिवन थी वो हमने लिख दिया, जो कि मास फ्लो रेट आपका रहने वाला है। तो ड्रोट प्रोड्यूस कितना होगा, एच डैश का फॉर्मूला, एच सिंबल स्मॉल एच का फॉर्मूला हम लगा देंगे। स्मॉल एच का फॉर्मूले में सभी वैल्यूज हमें पता है, इसको वैल्यू को पुट करने के बाद हमें फॉर्मूला आसानी से आप निकाल सकते हो। उसके बाद में इक्विवेलेंट ड्रोट इन द मीटर ऑफ द हॉट कॉलम गैसेस, जब आप एच निकाल सकते हैं तो आप एच डैश भी कैलकुलेट कर लेंगे, कैपिटल एच एम ए प्लस 1 टीजी अपॉन टी ए माइनस 1, सभी वैल्यू में पता है, बस वैल्यू पुट करके आपको निकालना है। एफिशिएंसी ऑफ द चिमनी की एफिशिएंसी पूछी है, तो एच डैश जी डिवाइडेड बाय सीपी जो कि आपका रहना है टीजी माइनस टी है। तो सभी वैल्यूज तो मुझे पता है, बस मुझे वैल्यू पुट करके फाइनली वैल्यू निकालनी है कि फाइनली आपका कितनी वैल्यू रहने वाली है। तो ये आप एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, चिमनी की एफिशिएंसी। उसके बाद में एफिशिएंसी ऑफ द चिमनी परसेंटेज में पूछिए, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। द परसेंटेज ऑफ हीट स्पेंड इन द नेचुरल ड्रोट, नेचुरल ड्रोट में कितनी हीट आपने स्पेंड की है वो भी पूछा है, तो एम जी सी पी टीजी माइनस टीजी डैश, तो दोनों में से आप जो डिफरेंस है टीजी माइनस टीजी डैश उसको आप यूज कर लोगे, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लोगे, तो सभी वैल्यूज आप रखने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ द चिमनी गैसेस फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन में आपको ये वैल्यू यूज करनी है, टीजी अपॉन टी इज इक्वल टू 2ma प्लस 1 अपॉन ma। यहाँ से आप टीजी निकाल लोगे तो टीजी की वैल्यू आपके इसके रेस्पेक्ट में जो आप वैल्यू आपकी होनी चाहिए उसको आप यूज करोगे, पहले आप कैलकुलेट करोगे कितनी वैल्यू है, फिर आप एच के फॉर्मूले में यहाँ पे रख के आप वो वैल्यू निकाल सकते हो, फिर आप एच डैश भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि हमसे पूछा कि हॉट गैसेस का जो कॉलम है वो आपका कितना रह रहा है। तो ये भी आपका एक प्रोसीजर है, उसको आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके यूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन ए स्मॉल ऑयल फायर्ड बॉयलर द स्टीम प्रोड्यूस एट ए 6 बार गेज, द क्वालिटी ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस इज फाउंड आउट टू बी, द इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 75 लीटर ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम इन 9.5 मिनट। ये बॉयलर से क्वेश्चन आपका आया है, बैलेंस शीट से आया है, तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हुआ। द फ्यूल इज लाइट डीजल ऑयल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.85 एंड कैलोरिफिक वैल्यू भी हमारे पास में गिवन है। लीटर ऑफ द ऑयल कंज्यूम इन 11 मिनट एंड 30 सेकंड, तो समय भी दिया हुआ है कितना समय में लग रहा है, कन्वर्जन होने में कितना टाइम लग रहा है, ये भी वैल्यू में पास में दी है। द फीड वाटर टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन इक्विवेलेंट इवेपोरेशन रेट, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन रेट पूछा है, जब आपका इक्विवेलेंट इवेपोरेशन है वो पूछा है। एंड द बॉयलर की एफिशिएंसी, बॉयलर एफिशिएंसी पूछी है। आल्सो हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ द फ्यूल, फ्यूल की कंप्लीट बर्निंग के लिए पूछा है कितनी कंडीशन हमारे पास में रह रही है, वो सब चीजें हमसे पूछी गई हैं। तो स्टीम जनरेशन इन द स्मॉल ऑयल फायर बॉयलर, इसको हम यूज करेंगे, तो सभी वैल्यूज जो भी मेरे पास में गिवन थी उनको हमने लिख लिया। सबसे पहले बात करते हैं एमएस, तो एमएस जो होगा मेरे पास में 75 किलो जूल पर 9.5, देखिए पर यूनिट टाइम के हिसाब से आप निकालें कि मास फ्लो रेट कितना रह रहा है, तो जितना टाइम था उतना कितना हीट या कितना कंजम्पशन आपको रहा, उससे आपके निकल मास फ्लो रेट निकाल सकते हो, ये हमने निकाल लिया। उसी के हिसाब से फ्यूल का जो आपका कंजप्शन है, माफ कीजिए, फ्यूल का जो कंजप्शन है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका फ्यूल एक यूनिट टाइम में कितना खर्च हो रहा है, उससे आप क्या निकालेंगे, फ्यूल कंजप्शन निकाल लेंगे। दोनों को मैंने यूज कर लूंगा तो यहाँ से आप मास फ्लो रेट एमए निकाल लूंगा, जो कि दोनों का रेशियो रहने वाला है एमएस अपॉन एमए, जो कि स्टीम फ्लो रेट डिवाइडेड बाय फ्यूल कंजप्शन, तो उसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे एमए को हम यूज कर लेंगे कि आप यूनिट फ्यूल कंजप्शन के लिए कितना स्टीम का फ्लो आपका होना चाहिए। प्रेशर जो है, प्रेशर आप गेज प्रेशर में ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल सकते हैं, जो में 7 बार आता है, और S7 के ऊपर जो वैल्यूज हमारे पास में एंथैल्पी की वो मैंने यहाँ पे निकाल ली है। इसी तरह से आपका सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर जो वैल्यू है वो भी मैंने निकाली है स्टीम टेबल से ही, तो मेरे पास में 146.6 आपकी आई है। तो हीट ट्रांसफर कितना हुआ ये मैं निकाल सकता हूँ, Q इक्वल टू MA H माइनस HF, तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास में आ गई कि हीट ट्रांसफर आपका कितना हुआ। अच्छा, इवेपोरेशन रेट पूछा था ME को निकालने के लिए MA H माइनस HF डिवाइडेड बाय 2257, इस को वैल्यू को हम यूज करें तो 11.98, ये वैल्यू मेरे पास में इक्विवेलेंट इवेपोरेशन रेट को शो करिए। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन रेट कितना है मेरे पास में 11, लगभग 12 आपका वैल्यू आई।
एफिशिएंसी पूछी, एफिशिएंसी के लिए एम ए एच माइनस एच एफ निकालेंगे तो अपॉन सी वी, सी वी क्या है कैलोरीफिक वैल्यू है, तो कैलोरीफिक वैल्यू को यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी फाइनली मेरे पास में 62% आ गई। तो एफिशिएंसी जो आपकी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, आपकी बॉयलर की जो एफिशिएंसी रहने वाली है वो 62.72% आपकी रहने वाली है, ये वैल्यू हम यूज कर लेंगे। तो बहुत छोटा सा था, बस आपको फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि फॉर्मूला हमारा क्या होना चाहिए। बाकी हमसे पास में क्यू पूछा है तो एम एफ इंटू सीवी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप कितना हीट आपका इनपुट हुआ है वो वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो कैलोरीफिक वैल्यू फुल कंजप्शन इंटू कैलोरीफिक वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 1912.5 0.5 मेगा जूल पर आपका आवर के हिसाब से 1 घंटे में आपका इतनी हीट इनपुट होगी जो कि बॉयलर में होने वाली है। इस तरह से आप ये सभी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। अब नोजल के ऊपर आते हैं। नोजल के ऊपर सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है एचडी का, जो हीट ड्रॉप है H1-S2 है, इस जो वेलोसिटी का फॉर्मूला रहने वाला C2 ब्रैकेट C1 स्क्वायर प्लस 2000 HD होगा। अगर C1 नहीं दिया हुआ है या नेग्लिजिबल कंडीशन हम मानते हैं तो डायरेक्ट आपका C2 हो जाएगा 44.72 रूट HD। इसको आप लोगों ने अगर नोजल एफिशिएंसी K दी गई है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे HD एक्चुअल अपॉन HD, जो क्या सेंट्रोपिक रहने वाली है। वेलोसिटी C2 जो होगा 44.72 यहाँ पे पॉइंट है रूट KD अगर आपका है K से जो आपकी एफिशिएंसी है उसे आपको HD के साथ में मल्टीप्लाई करनी है जो कि रूट के अंदर रहने वाले हैं दोनों। C2 की जो वैल्यू होगी रूट टू n अपॉन n माइनस वन P1 V1 1 माइनस P2 अपॉन P1 n माइनस वन अपॉन n। इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे अगर हमारे पास में इनिशियल कंडीशन दी है, प्रेशर वॉल्यूम अगर इनिशियल कंडीशन में नोजल के इनिशियल कंडीशन में दिए गए इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। आगे बात करते हैं हमारे पास जो और फॉर्मूले हैं। K की वैल्यू हमारे पास में जो कि प्रेशर रेशियो रहने वाला है वो कितना है P2 अपॉन P1 हमारे पास में रहना है। मास रेट जो हमारे पास में होगा A रूट 2n n-1 P1 अपॉन P1 K टू द पावर 2 - n K टू द पावर n+1 अपॉन n। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और क्रिटिकल प्रेशर निकालना है, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कितना रह रहा है मेरे पास में जिसके ऊपर आपका नोजल से मास रेट मैक्सिमम रहने वाला है तो Kc जो होगा 2 अपॉन n+1 टू द पावर n अपॉन n-1। ये फॉर्मूला मेरे पास में रहने वाला है। मास रेट फिर मैक्सिमम कंडीशन में कितना रहेगा A रूट 2n अपॉन n+1 P1 V1। ध्यान रखिएगा फॉर्मूले को ध्यान से आपको लिखना है, खुद से आपको लिख के देख लेना है। P1 अपॉन V1 2n+1 2 की पावर n-1 ये हमारे पास में हो गया। वैट इज कुछ हमारे पास में इस इंपीरिकल फॉर्मूले भी थी जो कि हमने बाय एक्सपेरिमेंट देखे हैं। तो n की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो स्टीम अगर सैचुरेटेड है तो n की वैल्यू 1.135 यूज करनी है। स्टीम अगर सुपरहीटेड तो n की वैल्यू 1.3 यूज करनी है। गैस या एयर है तो n की वैल्यू 1.4 करनी है। उस हिसाब से मास फ्लो रेट की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो ये आ गई है। उस हिसाब से Kc की जो वैल्यू आई ये आई। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अलग अलग कंडीशन में। तो इसमें अगर स्टीम सैचुरेटेड दी गई है, इनलेट के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, नोजल से इनलेट पे, उसी हिसाब से n की वैल्यू से उसी हिसाब से मैक्सिमम मास फ्लो रेट की उसी हिसाब से क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की वैल्यू आप ले सकते हो, डायरेक्टली आप इन्हें यूज कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया गया डाइसोल्यूटेड स्टीम एट प्रेशर 6 बार के ऊपर दिया गया, फ्लो थ्रू द कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल दी गई है और मास फ्लो रेट हमारे पास जो दिया गया 4.5 किलोग्राम पर सेकंड दिया है। एग्जिट प्रेशर दिया है 1.0। तो दोनों प्रेशर हमारे पास में पता है। लॉस ड्यू द फ्रिक्शन अकर्स इन द डाइवर्जन सेक्शन। डाइवर्जन सेक्शन में जो लॉस हो रहा है वो 12% का लॉस हो रहा है डाइवर्जन सेक्शन में। डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एग्जिट एंड थ्रोट। तो एग्जिट और थ्रोट के ऊपर हमें क्या पूछा है, एरिया पूछा है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना रहेगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने आप जानबूझ के आपको बताया ताकि आप सिंपल भी इससे इसी के बेस पर आप कर सको। तो चलो डाइसोल्यूटेड स्टीम दी तो प्रेशर P1 हमारे पास दिया है और हमारे पास में कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल दी हुई है, मास फ्लो रेट हमारे पास में गिवन है। n की वैल्यू जो हमें लेनी है, n की वैल्यू कितनी लेनी है 1.135 लेंगे क्योंकि डाइसोल्यूटेड स्टीम दी है। डाइसोल्यूटेड स्टीम के लिए n की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, उसी को हम यूज करेंगे। A2 हमसे पूछा है, A3 हमसे पूछा, तो A2 को मैं माना थ्रोट, यहाँ पे मैं क्या माना हूँ, ये मेरा थ्रोट एरिया है। A2 मेरे पास में थ्रोट, तो थ्रोट के ऊपर चाहिए और एग्जिट के ऊपर चाहिए, तो दो जगह पे चाहिए। पर आपका जो रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि फ्रिक्शन के कारण जो आपका रिडक्शन हो रहा है वो 12% का रिडक्शन जो है केवल डाइवर्जन सेक्शन में होगा, मतलब इनिशियल कंडीशन में नहीं दिया। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन जो है वो दो तरह का क्वेश्चन हो गया। एक होगा आपका 1 से 2, एक होगा आपका 1 से लेके 3 के, जिसमें हम या 2 से आके लेके 3 के लिए कंसिडर करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं केसी की वैल्यू। तो केसी की जो मेरे पास में वैल्यू आएगी 1 से 2 की बात कर रहा हूँ पहले मैं, 1 से 2 के लिए। तो 1 से 2 के लिए केसी की वैल्यू जो होगी 2 अपॉन n+1 अपॉन n-1 को लगा के मैं क्या निकाल सकता हूँ, केसी की वैल्यू तो मेरे पास में 0.577 आएगी। अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। केसी जो होगा मेरे पास में P2 अपॉन P1 रहने वाला है। इसका मतलब P2 जो है यहाँ पे P2 थ्रोट के ऊपर मैं निकाल सकता हूँ कितना रहने वाला है, केसी इंटू P1 रहने, तो मेरे पास में जो है लगभग 3.5 बार आपका आ गया। तो P2 के ऊपर जो प्रेशर रहना चाहिए वो मेरे पास में 3.5 बार रहना चाहिए, मतलब कि आपको प्रेशर 6 था तो 6 से वो 3.5 बार आपका हो जाना चाहिए थ्रोट तक। थ्रोट तक में या कन्वर्जन सेक्शन जहाँ तक था वो इस्तेमाल रहना चाहिए। उसके बाद मोलर चार्ट को मैं यूज करूँगा। मोलर चार्ट से मैं H1 निकालूंगा, मेरे पास में इतनी वैल्यू हो जाएगी। H2 जो मेरे पास में आएगा क्योंकि मेरे पास में प्रेशर गिवन आ गया 3.5 बार, तो उसको मैं यूज करके यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि मेरे पास में 2668 वैल्यू मेरे पास में जो आएगी वो वैल्यू मैं यूज करूंगा एज ए एंथैल्पी।
एचडी जो होगा, एंथैल्पी ड्रॉप जो होगा, हाँ 1 और 2 की, अभी मैं 1 और 2 की ही बात करूँ, एचडी मेरे पास में 120 रहने वाला है, और वेलोसिटी जो होगी, अब आप एचडी को यूज करेंगे यहाँ पे 100% यूज करेंगे तो आप 490 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी थ्रोट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी जब आपका स्टीम फ्लो कर रही है, वो आपका कितना रहना है, 490 रहने वाली है। मास फ्लो रेट का फॉर्मूला रो सीवी अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 है, इसको आप यूज करेंगे तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारे पास A2 आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू जो मेरे पास में रह रही है, जो मुझसे पूछा गया था कितनी वैल्यू रह रही है, तो वो 6.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर आ गई। तो एरिया मैंने थ्रोट एरिया पहला पोर्शन मैंने यहाँ पे कर दिया है। आगे देखते हैं हमारे पास में के जो मेरे पास में दिया, के कितना दिया 12%। 12% का मतलब क्या हुआ कि 12% लॉस हो गया। तो एफिशिएंसी कितनी होगी हमारे पास में, एफिशिएंसी होगी 88%। तो 88% एफिशिएंसी मेरे पास में आ गई। तो के की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 0.88 लेंगे। वो भी किसके वैल्यू में, डाइवर्जेंस सेक्शन, क्योंकि डाइवर्जेंस सेक्शन में ही लॉस हुआ है 12% का, तो डाइवर्जेंस सेक्शन की के वैल्यू यहाँ पे लेंगे। H3 जो मेरे पास में 2560 था ही, एचडी की वैल्यू जो मेरे पास में आएगी वो H2 - S3 108 वैल्यू मेरे पास में आ गई, क्योंकि एग्जिट के ऊपर आप क्या निकाला, कैलकुलेट कर ली वैल्यू हमने। T3 जो मेरे पास में वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी जो मेरी एग्जिट के ऊपर वेलोसिटी रहेगी वो 44.72 रूट KD, के यहाँ पे यूज किया है मैंने, के इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे आपका एफिशिएंसी दी हुई है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट की थी। तो अगर फ्रिक्शन दिया है तो उससे आप एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी को KD में यूज करेंगे तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। फिर मास रेट फिर दोबारा से वही फॉर्म लगाएंगे, A3C3 अपॉन V3। यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया मेरे पास में 0.0103 मीटर स्क्वायर, ये मेरे पास में एरिया आ गया, जो कि एग्जिट के ऊपर। दो एरिया मुझसे पूछे गए, दोनों एरिया मैंने कैलकुलेट कर। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेंथी भी है, क्योंकि इसमें दोनों प्रोसीजर हमें 2 बार करना होगा। कन्वर्जेंस सेक्शन के लिए अलग से करना होगा और डाइवर्जेंस सेक्शन के लिए अलग से करना होगा। आगे बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है मेरे पास में स्टीम केबल, आपका स्टीम टरबाइन से आ गया है। तो टरबाइन में देखो हमारे पास में क्या बनाना होता है, एक कंबाइंड ट्राइंगल बनाना होता है। अगर आपको नहीं आता है बनाना तो आप पीछे वीडियो आपको बताई है कंबाइंड वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने की स्टीम टरबाइन के लिए, तो उनको आप देख लीजिएगा या फिर वन शॉट देख लीजिए, उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन में देखते हैं द डाटा पर्टेनिंग टू इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन दी गई है, तो टरबाइन कैसी है, इम्पल्स टरबाइन है। इस फॉलो स्टीम वेलोसिटी दी गई है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो वेलोसिटी दी गई जो कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी वो मेरे पास में 500 मीटर पर सेकंड है। ब्लेड स्पीड दी गई है, ब्लेड स्पीड जिससे ब्लेड आपका रोटेट कर रहा है उसकी टेंजेंशियल स्पीड, लीनियर स्पीड दी गई है 200 मीटर पर सेकंड। एग्जिट एंगल जो है मूविंग ब्लेड का, मूविंग ब्लेड का एग्जिट एंगल वो 25, नोजल एंगल 25, नोजल एंगल स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर है, और एग्जिट एंगल जो आपका एग्जिट जहां पे हो रहा है नोजल से, आप एग्जिट जहां पे हो रहा है, माफ कीजिएगा, एग्जिट जहां पे हो रहा है ब्लेड से, तो वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस दिएगा। नेगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमने नेग्लिजिबल मानने को कहा है। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी VR1 बराबर होगा VR2 के। जहां पे भी आपका फ्रिक्शन 0 होगा उसमें VR1 VR2 के बराबर ही में रखेंगे। कैलकुलेट जो हमें करना है इनलेट एंगल ऑफ द मूविंग ब्लेड का इनलेट एंगल पूछा है, एग्जिट वेलोसिटी पूछी है, डायरेक्शन पूछी है, मतलब एंगल भी पूछा है एग्जिट के लिए। वर्क डन पर किलोग्राम ऑफ स्टीम, वर्क डन हमसे पूछा है। उसके साथ साथ में एक्सेल थ्रस्ट, पावर फॉर द स्टीम फ्लो रेट, स्टीम फ्लो रेट अगर हमारा 5 किलोग्राम पर सेकंड एम की वैल्यू दे गई है, हमारे पास में पावर कितनी रहने वाली है, मुझे डायग्राम एफिशिएंसी हमसे पूछी गई है। तो सभी चीजें जो भी हैं हमारे पास में टरबाइन से रिलेटेड वो सारी हमसे पूछी गई, वो सब इस क्वेश्चन से हमें करके देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, हमारे पास में 2 तरीके होते हैं जब भी स्टीम का इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास में, तो 2 तरीके होते हैं, ग्राफिकल मेथड या एनालिटिकल मेथड। तो मैं आपको दोनों तरीके यहाँ पे बता रहा हूँ, पहले आपको ग्राफिकल मेथड बताऊंगा, फिर आपको एनालिटिकल मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है उनको आप लिख लेंगे, और एक आप स्केल मान लेंगे। स्केल जैसे कि मान लीजिए जो भी आपकी वेलोसिटी है, सिंपली हमें वेलोसिटी ट्रायंगल बनाओ, तो वेलोसिटी को हमें मानना होगा। वेलोसिटी हमारे पास दी है 500 मीटर पर सेकंड दी गई, तो मैं मान लेता हूँ कि 100 मीटर पर सेकंड को मैं 1 सेंटीमीटर से शो करूंगा, मतलब कि 5 सेंटीमीटर की लाइन मुझे खींचनी होगी। वो क्या शो करेगी मेरे पास में, वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड को शो करेगी। ब्लेड वेलोसिटी इसलिए 2 सेंटीमीटर को शो करेगी, और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो आपका है जब वो आपका 5 सेंटीमीटर को शो करेगा, जो कि आपका वेलोसिटी होगी आपकी इनलेट के ऊपर एब्सोल्यूट वेलोसिटी। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में आपको क्या बनेंगे, ग्राफिकल मेथड में आप इस तरह का ट्रायंगल बना लेंगे जो कि आपका कंबाइंड वेलोसिटी ट्रायंगल है। सबसे पहले वी भी खींचेंगे, जो अल्फा आपको दिया है 25 डिग्री से, वो आपको खींचेंगे, लास्ट पॉइंट से आपको मिला देंगे, और यहाँ पे एंगल जो भी आप मेजर कर लेंगे। उसके बाद में VR1 जितना है उतना ही आपको VR2 यूज करना है, और जो वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस दी हुई है एग्जिट के ऊपर एंगल, एग्जिट के ऊपर जो आपका ब्लेड का एंगल दिया है वो 25 डिग्री सेल्सियस, उसको आपको VR1 VR2 के बराबर रखें, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन होगा तो फिर फ्रिक्शन एफिशिएंसी देगा या फिर इनका रेशियो देगा, जो कि आपका वेलोसिटी रेशियो आपका होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो दिया गया होगा, उसको आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो VR1 इस केस में ऐसा नहीं है, तो आप VR1 VR2 के बराबर मान लेंगे। फिर आप ये वाली लाइन खींच देंगे डी तक, डी से फिर आप बी को मिला देंगे, तो β2 भी आप कैलकुलेट कर लोगे, और बी से एफ तक जो कि वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसी तरह सी से ई तक वर्टिकल कंपोनेंट है, इन सबको आप हॉरिजॉन्टली भी मिला दोगे। केवल और केवल आपको बस मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट करके
सभी वैल्यू जो आपको मिलेंगी उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और आपकी जो वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकेंड में ही वैल्यू आ जाएंगी। तो ये इसको हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट। सबसे पहले मेजरमेंट हमें करना क्या होगा, जैसे VR1 हमें निकाला, तो VR1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, CA को मेजर करें तो VR1 मेरे पास में आ जाएगा। उसी तरह से आप C से E को आप मेजर करें तो VF1 मेरे पास में आ जाएगा। आपको के लिए मेजरमेंट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है तो वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। थीटा डायरेक्ट मेजर कर सकते हो। BD हमारे पास जो होगा वेलोसिटी 2 होगा, तो वेलोसिटी 2 जो मेरे पास है BD उसको मेजर करके आप निकाल सकते हो। इस तरह से नो फ्रिक्शन है तो ये मैंने बताया था, ये इसको फ्रिक्शन नहीं है तो इसको आप यूज करोगे। VF2 को DF से मेजर करके, D से F मेजर कीजिए, केवल मेजरमेंट करना है स्केल से, आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपको VF2 भी निकल जाएगा। बीटा आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो, मेजर कर सकते हो। मेजर करना है E से B भी आप मेजर कर लोगे, जो कि विंड वेलोसिटी होगी VW1, वो आप मेजर करके निकाल सकते हो। ऐसे ही आप BF निकाल सकते हो आप, वेलोसिटी विंड वेलोसिटी जो कि आपका 2 एग्जिट पॉइंट के ऊपर होगी, वो भी आप मेजर करके 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो ग्राफिकल मेथड में ये सब चीजें आप रख लेंगे, बना लेंगे डायग्राम, उसके बाद में आपको डायरेक्ट सभी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। अब बात आती है फ्रॉम द इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। तो अगर यही काम अगर मुझे एनालिटिकल मेथड से करना है, मतलब कि आप डायग्राम बना के नहीं करना चाहते, आप खुद से कैलकुलेट करना चाहते हो, तो भी आप ये प्रोसीजर अपना सकते हो। VW1 जो होगा वो V1 cos α1 होगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि V1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ही आपका विंड वेलोसिटी है, वहां से आपने विंड वेलोसिटी निकाली, आपको 453 आएगी है, तो विंड वेलोसिटी निकालेंगे। उसके बाद VF1 जो है वो V1 का ही वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जो कि आप निकाल लेंगे, तो 211.3 ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। थीटा निकालना होगा, थीटा निकालने के लिए आपको क्या यूज करना है, VF1 अपॉन VW1 माइनस VB। तो VW1 विंड वेलोसिटी 1 में से आपको क्या घटाना होगा, ब्लेड वेलोसिटी घटानी होगी। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल या बेस निकाल सकते हो, और ऊपर आपका परपेंडिकुलर, तो उनका जो रेशियो रहने वाला है वो tan थीटा होगा। यहाँ से आप थीटा कैलकुलेट करो, थीटा मेरे पास में लगभग 40 डिग्री आ जाएगा। फिर VR1 जो है, अब मेरे पास थीटा आ चुका है तो थीटा को यूज कर लूंगा। VF1 मुझे पता ही है वर्टिकल कंपोनेंट था उसका, तो यहाँ से VR1 मेरे पास है, VR1 VR2 के बराबर रख देंगे। हर बार क्वेश्चन में यही प्रोसीजर आपको रिपीट करना है, के की वैल्यू हम बदलेंगे क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। अब हमारे पास में VR2 भी पता लग गया। VF2 निकालने के लिए आप VR2 को यूज करेंगे, तो VR2 sin फाइव हमारे पास में दिया हुआ है, उसको अब यूज कर लेंगे तो आपके पास में 140 मीटर पर सेकेंड लगभग वैल्यू आ जाएगी। फिर वेलोसिटी 2 निकालने के लिए VR2 cos फाइव जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, VR2 का माइनस VB उसमें से घटा लेंगे, तो मेरे पास में जो आएगा 99 मीटर पर सेकेंड विंड वेलोसिटी आ गई 2 के ऊपर। और V2 अगर आपको कैलकुलेट करना है, दोनों वेलोसिटीज VF2 और VW2 इन दोनों को यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, V2 निकाल सकते हैं, जो कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी एग्जिट के ऊपर, ब्लेड के एग्जिट के ऊपर। तो यहाँ तक का जो प्रोसीजर है ये आपका सेम रहेगा। क्या है, आप ग्राफिकल मेथड यूज कर ले या फिर एनालिटिकल मेथड यूज कर ले, दोनों मेथड से आपने अलग अलग वेलोसिटीज को फाइंड आउट कर लिया। अब जो हमें निकालना है वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन जो मेरे पास में रहने वाला है वो VW1 प्लस VW2 आपका रहने वाला है। इस फॉर्मूले को आप लगा देंगे, आपको वर्क डन आपको मिल जाएगा। एक्सेल थ्रस्ट के लिए आप फ्लो वेलोसिटीज को यूज करो, फ्लो वेलोसिटीज में आप निगेटिव निकालेंगे। ध्यान रखेंगे जब आपको वर्क डन निकालना होगा या पावर निकालना होगा तो विंड वेलोसिटी को दोनों को ऐड करना होता है, क्योंकि वे आपस में निगेटिव अपोजिट आपकी होती हैं। एक्सेल थ्रस्ट में आपको केवल माइनस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फ्लो वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, उनका जो डिफरेंस रहेगा वो ही आपका फ्लो प्रोवाइड कराएगा। डायग्राम एफिशिएंसी की डायरेक्ट फॉर्मूला आप 2VB विंड वेलोसिटी का ऐड डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर, जो कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी है इनलेट के ऊपर। सारी वेलोसिटी हमने निकाल रखी है, तो ब्लेड एफिशिएंसी या फिर डायग्राम एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो, जो कि 88% आपकी आ रही है। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, स्टीम इशू फ्रॉम द नोजल इज द लेवल टर्बाइन। हम द लेवल टर्बाइन हमारे पास में दी गई, वेलोसिटी हमारे पास में दी गई 1000 मीटर पर सेकंड, नोजल एंगल 20 डिग्री दिया है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हमारे पास में दी गई है। मेन ब्लेड वेलोसिटी हमारे पास 365 दी गई, जो VB दिया गया है। इनलेट एंड आउटलेट एंगल्स ऑफ ब्लेड आर इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको हम यूज कर सकते हैं, तो मतलब कि आपका जो β1 और β2 है ये तो हमारे पास में सेम है। तो इनलेट और एग्जिट के ऊपर जो आपकी कंडीशन है वो आइडेंटिकल होने के कारण हमारे पास में सेम है। स्टीम फ्लो रेट जो हमारे पास में रह रहा है वो 800 किलोग्राम पर आवर के हिसाब से ये वैल्यू मेरे पास में रह रही है। द रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट फ्रॉम द ब्लेड टू द इनलेट इज इतना। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वेलोसिटीज हमारे पास में दी गई है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। तो उन चीज को आपको यूज करना है 0.8, तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास में रहने वाली है। तो 0.8 जो हमारे पास में दिया है वो दोनों रिलेटिव वेलोसिटीज का रेशियो हमें पता है, तो इसको हमें यूज करना पड़ेगा।
कैलकुलेट क्या करना है, ब्लेड एंगल, सभी चीजें हमें मेजर करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, स्टीम की एंटरिंग ब्लेड के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स निकालनी है कितनी लग रही है, तो पावर डेवलप और ब्लेड एफिशिएंसी, सभी चीज हमसे पूछिए। तो वही मेथड दोनों मेथड में से कोई से लगा सकते हैं, ग्राफिकल मेथड लगा दीजिए या फिर एनालिटिकल मेथड लगा लीजिए। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं, तो ग्राफिकल मेथड को हमें यूज करना है, जो वैल्यूज हमारे पास में मास फ्लो रेट दिया है वो हमें प्रोग्राम पर आवर में दिया, तो उसको आपने मास फ्लो रेट प्रोग्राम पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, आसानी से आपका हो जाएगा। सिमेट्रिकल ब्लेड दिए गए, ध्यान रखना है सिमेट्रिकल ब्लेड हमारे पास नहीं है, तो आपका जो बीटा 1 और बीटा 2 है वो हमारे पास में सेम रहने वाले हैं, मतलब इनलेट और एग्जिट के ऊपर जो रिलेटिव वेलोसिटीज के एंगल रहने वाले, ध्यान रखिए रिलेटिव वेलोसिटी केवल वो आपके सेम रहने वाले हैं, क्योंकि आइडेंटिकल ब्लेड्स हमारे पास में गिवन है, यहाँ से आप यूज कर लेंगे। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड बताएं तो 100 मीटर पर सेकंड को आपने 1 सेंटीमीटर मांगना है, तो डायग्राम बना लेंगे, ब्लेड एंगल बना देंगे, फिर आपने V1 यूज करेंगे, फिर उसी पॉइंट को B से मिला लेंगे, तो आपका VR1 आ जाएगा, VR1 आपका कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट डालेंगे तो VF1 आ जाएगा, और यहाँ तक मिला लेंगे। अब यहाँ से बात आती है, क्योंकि हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमारे पास में K की वैल्यू दी गई है, तो K की वैल्यू VR2, तो VR1 और VR2 को रिलेशन हमारे पास में 0.8 है, तो हम क्या करेंगे VR1 का 0.8 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका VR2 आएगा, तो यहाँ से 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका VR1 से मल्टीप्लाई तो आपका VR2 आ जाएगा। VR2 मेजर करके बना देंगे, एंगल हमारे पास गिवन है, D से आप B को मिला देंगे, D से D को मिलाने के बाद में फिर आपको वर्टिकल कंपोनेंट VF2 मिला लेंगे, और फिर आप पूरा डायग्राम कंप्लीट कर देंगे। ये मैंने कई बार आपको बनाना सिखा दिया है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। VR1 बराबर CA है, तो यहाँ से आप मेजर कर लेंगे तो VR1 आ जाएगा, इस तरह से मेजर करेंगे तो यहाँ पे VR2 देखो मैं लिखा हुआ भी है, VR2 जो है आपका 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका VR2 आपका आ जाएगा। मेजर करेंगे VF1, तो VF1 मेजर करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बाकी जो एंगल्स है वो डायरेक्टली आप मेजर कर सकते हो। इस तरह से जो भी आपको मेजरमेंट चाहिए, एक बार डायग्राम आपका बन गया है तो मेजरमेंट करके, और अगर वेलोसिटी चाहिए तो स्केल से मल्टीप्लाई करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं वो एनालिटिकल मेथड की। एनालिटिकल मेथड का सेम प्रोसीजर वही है जो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, VW1 निकालेंगे, वेलोसिटी का जो आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपका रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपका फ्लो वेलोसिटी आ जाएगी, VF1 आ जाएगा। दोनों को यूज करके और ब्लेड वेलोसिटी को यूज करके आप थीटा निकाल लेंगे, थीटा निकालने के बाद में थीटा जो होगा वो आपका बीटा के आपका बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल ब्लेड है हमारे पास में। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट VR2 अपन VR1 0.8 दिया है, तो VR2 आप कैलकुलेट कर लोगे, तो VR2 में 0.8 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे आसानी से। उसके बाद में व्हील वेलोसिटी 2 के ऊपर जो है तो VR2 cos पाई करके माइनस VB करके आप यहाँ पे निकाल सकते हो, तो यहाँ पे बीच में माइनस लगा हुआ है, इसको करके आप ये निकाल सकते हो। ये आपकी वैल्यू जो आएगी ये वैल्यू मेरे पास में 95 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, जो कि व्हील वेलोसिटी 2 के ऊपर होगी। यहाँ तक आपने ग्राफिकल मेथड या फिर आपका कोई सा भी मेथड एनालिटिकल मेथड आप यूज कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले भी आपके बेसिक ही हैं जिनको आप बार बार यूज करें, टेंजेंशियल फोर्स निकाल के M व्हील वेलोसिटी का ऐड कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी। पावर डेवलप चाहिए तो M VB से और मल्टीप्लाई, जो कि ब्लेड वेलोसिटी है उसकी और मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी टेंजेंशियल फोर्स की, तो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आपकी पावर आ गई। डायग्राम एफिशिएंसी का 2VB व्हील वेलोसिटी डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर, तो इसको फॉर्मूले को यूज करके एफिशिएंसी का जो कि मेरे पास में 75% वैल्यू आ रही है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास में है एयर एंटर द कंप्रेसर ऑफ ए गैस टरबाइन एट 100 किलोपास्कल। अब ये क्वेश्चन जो मेरे पास में ये नेक्स्ट है हमारे पास में, जो कि आपका ब्राइटन साइकिल के ऊपर बेस है, क्योंकि गैस टरबाइन के ऊपर हमारा बेस है। तो 100 किलोपास्कल दिया है, 300 केल्विन दिया है, विद ए वॉल्यूम फ्लो रेट 5 मीटर क्यूब पर सेकंड। वॉल्यूम फ्लो रेट में मेरे पास में दिया कि वॉल्यूम कितना फ्लो कर रहा है वो मेरे पास में गिवन है। कंप्रेसर प्रेशर जो है वो प्रेशर रेशो हमारे पास में 10 दिया है, इट आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी 85% दिया है। एट द इनलेट टू द टरबाइन द प्रेशर इज 950 किलो पास्कल दिया है, टेम्परेचर जो है वो आपका 1400 केल्विन दिया है। टरबाइन हैज एन आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी 88% एंड एग्जिट प्रेशर इज 100 किलो पास्कल। ऑन द बेसिस ऑफ एयर स्टैंडर्ड ऐसे व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल। इस साइकिल की एफिशिएंसी हमसे पूछिए कि इस साइकिल की एफिशिएंसी बताइए। सिविल साइकिल जो हमारे पास में दी गई है, आपकी गैस टरबाइन दी है, तो इसका मतलब ये ब्राइटन साइकिल आपकी बेस है, ब्राइटन साइकिल के ऊपर बेस है। तो P1 प्रेशर आपको दिया है, T1 आपको दिया है, V1 हम क्या करेंगे, V1 वॉल्यूम फ्लो रेट हमारे पास में गिवन है, तो हमारे पास में 5 मीटर क्यूब पर सेकंड ये हमारे पास में गिवन है कि वॉल्यूम फ्लो रेट आपको कितना हो रहा है। आरपी की वैल्यू 10 दी गई, क्योंकि प्रेशर रेशो 10 दिया गया है, और कंप्रेसर की एफिशिएंसी 85% दी गई। क्वेश्चन में देखो ये जो क्वेश्चन है, मैंने इसमें आपको एक ही क्वेश्चन ब्रॉडली क्वेश्चन ले लिया, जो जनरल क्वेश्चन लिया जिसमें आपको सभी चीजें इंक्लूडेड है। यहाँ पे 85% क्या दिया है, कंप्रेसर की एफिशिएंसी दी गई है, और ब्राइटन की एफिशिएंसी हमसे पूछी गई, ब्राइटन या गैस टरबाइन की एफिशिएंसी हमसे पूछी गई है। टेम्परेचर जो गिवन है, मैक्सिमम टेम्परेचर T3 रहने वाला है, जो कि आपका कंबस्शन के बाद का टेम्परेचर रहने वाला है वो आपका T3 होगा, तो आपको 1400 केल्विन दिया। प्रेशर P3 जो है वो भी आपका मैक्सिमम रहेगा, वो 950 किलो पास्कल हमारे पास में ये।
टरबाइन की जो एफिशिएंसी है वो 88% है, ध्यान रखिए कंप्रेसर की 85 और टरबाइन की 88% वैल्यू हमारे पास में दी गई है। P4 और P1 जो हमारे पास में है, मतलब कि आपका जो P4 P1 रहने वाला है, निम्न लोअर आपका जो प्रेशर है, लोअर प्रेशर जो हमारे पास में वो 100 किलो पास्कल हमारे पास, मैक्सिमम प्रेशर और लोअर प्रेशर दोनों हमारे पास में गिवन है। तो चलिए बात करते हैं पीवी इक्वल टू एमआरटी से, तो मास फ्लो रेट निकालते हैं। तो मास फ्लो रेट एम जो मेरे पास में आता है, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट हमारे पास में गिवन है, तो मास फ्लो रेट मेरे पास में 5.8 किलोग्राम पर सेकंड है। सबसे पहले मास निकालेंगे, मास कितना फ्लो कर रहा है मेरे पास में। अच्छा, T2 अपॉन T1 का जो रेशो रहता है वो आरपी की टर्म में हमारे पास में गामा ऐसा अपॉन गामा रहेगा, उसको मैं यूज करूँ तो मेरे पास में T2 जो आएगा T2 579 केल्विन मेरे पास में आ जाएगा। T2 को यूज करेंगे हम, T2 को हम यहाँ पे लगा लेंगे तो हमारे पास में T3 और कैलकुलेट कर लेंगे। तो T3 मेरे पास जो वैल्यू आई है, T3 की वैल्यू मेरे पास में 1.9 यहाँ पे सोल्व करने के बाद आएगी T3 अपॉन T4। तो T3 अपॉन T4 को मैं यूज कर लूंगा तो मेरे पास सिंपली जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। अब दोनों वैल्यू मैंने निकाल लिया, टेम्परेचर मेरे फाइंड आउट कर लिए हैं, तो सिंपली VC निकालता हूँ। तो VC मेरे पास में कंप्रेसर के ऊपर जो वर्क मेरे खर्च हुआ है, तो CP T2 माइनस T1, दोनों टेम्परेचर मुझे पता है, तो यहाँ से मैं 280 आ गया क्योंकि मेरे कंप्रेसर के ऊपर वर्क है। WCA मतलब जो एक्चुअल में होगा, WC जो कि आइसेंट्रोपिक कंडीशन में है, वो तो मेरा है कंप्रेसर के ऊपर जो आइडियल कंडीशन है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है 85% हमें एफिशिएंसी दी गई, तो 85 से मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास में 330 किलोजूल पर केल्विन, किलोजूल पर किलोग्राम, माफ कीजिए किलोजूल पर किलोग्राम, ये वैल्यू मेरे पास में आती है जो मेरे पास में वर्क देना पड़ेगा कंप्रेसर के ऊपर रियल में। टरबाइन के ऊपर भी ऐसे करते हैं, टरबाइन में CP T3 माइनस T4, पीछे मैंने अभी सभी टेम्परेचर निकाल के दिखाए, उस तरह से आप टेम्परेचर निकाल सकते हो। T3 माइनस T4 करके आप वैल्यू निकालोगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 667 किलोजूल पर केजी आपकी आ जाएगी, क्योंकि ये भी एक्चुअल में होगी, तो एक्चुअल में यहाँ पे मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा कंप्रेसर में डिवाइड करना है एफिशिएंसी से और टरबाइन में मल्टीप्लाई करना है। तो टरबाइन वर्क डन जो आपका टरबाइन के ऊपर आएगा एक्चुअल में वो हमारे पास में कुछ कम आएगा, जो कि आपके 0.88 से मल्टीप्लाई 88% दिया हुआ था, 0.88 से मल्टीप्लाई करें 587.4 किलो पर आ जाएगा। तो नेट आउटपुट जो मेरे पास में रहने वाला एक्चुअल में वो मेरे पास में WTA माइनस WCA ये करके मैं निकाल सकता हूँ, जो कि मेरे पास में एक्चुअल कंडीशन में टरबाइन वर्क माइनस एक्चुअल कंडीशन में कंप्रेसर वर्क का डिफरेंस रहने वाला है, वो मेरे पास में 257.4 आ गया है। अब क्यूइन की बात करता हूँ, क्यूइन जो मेरे पास में रहेगा CP T3 माइनस T2, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, तो TP की वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ पे T3 माइनस T2, ये मेरे पास में हीट इन आ जाएगी, तो हीट इन मेरे पास पे आ गया। अब ब्राइटन साइकिल एफिशिएंसी के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, W नेट अपॉन क्यूइन लगा दीजिए। W नेट हमारे पास में है, अभी पीछे निकाला है, क्यूइन मैंने यहाँ पे लिखा है, सोल्व करें तो मेरे पास में 31.2% मेरे पास में एफिशिएंसी आ गई, किसकी आ गई, ब्राइटन साइकिल की एफिशिएंसी आ गई है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इन कांस्टेंट प्रेशर ओपन साइकिल गैस टरबाइन, अब ये ओपन साइकिल गैस टरबाइन है, तो ये हमारे पास में ब्राइटन साइकिल हमारे पास में दी गई है। एयर एंटर्स द कंप्रेसर एट 1 bar एंड 18 डिग्री सेल्सियस वेयर इट कंप्रेस्ड विद प्रेशर ऑफ रेशियो ऑफ 6, तो प्रेशर रेशियो आरपी की वैल्यू हमारे पास में ये 6 दी गई है। द गैस एंटर्स द गैस टरबाइन एट 730 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि आपका गैस टरबाइन में जो एंट्री हो रही है, जाना कि गैस टरबाइन की एंट्री का मतलब है कंबस्टन का एंड, तो मैक्सिमम टेम्परेचर, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रह रहा है हमारे पास में 730 डिग्री हमारे पास में रह रहा है, एक्सपेंड टू द ओरिजिनल प्रेशर के ऊपर, फिर बाद में एक्सपेंड करी जो कि ओरिजिनल प्रेशर लोअर प्रेशर मेरे पास में है 1 bar। कैलकुलेट द वर्क रेशियो, वर्क रेशियो पूछा है, मतलब W नेट अपॉन W T हमसे पूछा गया है, वो हमसे पूछा है। उसके बाद में द थर्मल एफिशिएंसी पूछी हमसे, W नेट अपॉन क्यूइन पूछा है। व्हेन द गैस प्लांट ऑपरेट प्योर ब्राइटन साइकिल पे काम कर रहा है, ठीक है, एज्यूम CP और CP गामा की वैल्यू 1.4 दी है, CP दिया हुआ है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा CP की जो वैल्यू दी गई है एयर के लिए अलग दी गई है, और गामा की वैल्यू CP और CV की वैल्यू गैस के लिए अलग दी गई। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहाँ पे गैस होगी और कहाँ पे एयर, इस तरह का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अलग अलग वैल्यू हमारे पास मिलेंगे। अगर वैल्यू अलग अलग वैल्यू नहीं होती तो गामा की वैल्यू आप सिंपली 1.4 लेते दोनों केस के लिए, पर क्योंकि अलग अलग दिए तो आपको अलग अलग ही यूज करना होगा। मतलब जनरली अगर आपका कंप्रेसर है तो कंप्रेसर के ऊपर एयर होगी तो एयर को यूज करना है। जब आपका कंबस्टन आपका हो गया, फ्यूल आपका बर्न हो गया, उसके बाद में जो गैसेस बनी है आप गैसेस के लिए वैल्यू आपको यूज करनी है, कंबस्टन चैम्बर के लिए और टरबाइन के लिए आपको गैस के जो वैल्यू है वो यूज करनी है। केवल कंप्रेसर के लिए आपको क्या यूज करना है, इनलेट कंडीशन के ऊपर वो आपको एयर को ही यूज करना है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन में दी गई है वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, वो सब वैल्यू यहाँ पे शो कर दी है डायग्राम में, आप इस तरह से देखते हो। स्टार्टिंग 1 से 2 आपका एयर है, 2 से 3 कंबशन चैम्बर है, वहाँ पे गैस है, और 3 से 4 जो टरबाइन है वहाँ पे भी आपका गैस है। इस तरह का ये ओपन साइकिल आपका दिया हुआ है। वर्क रेशियो से पूछा W नेट अपॉन WT हमसे पूछा गया। अच्छा, स्टार्टिंग की बात करें तो T2 अपॉन T1, तो T2 अपॉन T1 को लोग आते हैं, तो हमारे पास RP पता है अच्छा है, तो RP को यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या निकलता हूँ, T2 आप कैलकुलेट करते हैं, T2 मेरे पास जो आएगा 485.5 केल्विन मेरे पास में आ गया। इसी तरह से T3 अपॉन T4 को यूज करेंगे, T3 अपॉन T4 को यूज करेंगे, RP की वैल्यू मेरे पास 6 दी है, उसको सोल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आती है तो मेरे पास में
T3 में निकाल सकता हूँ, तो T3 मेरे पास, T4 मेरे पास, T3 मेरे पास मैक्सिमम पता है, T4 में निकालूंगा तो T4 मेरे पास में 663.3 आएगा। यहाँ से दोनों टेम्परेचर, जो टेम्परेचर मुझे नहीं पता थे स्टार्टिंग और मैक्सिमम मुझे पता था, इन बिटवीन मुझे नहीं पते थे, तो कंप्रेशन के बाद और टरबाइन के एक्सपेंशन के बाद के टेम्परेचर T4 और T2 दोनों मैंने कैलकुलेट कर लिए, दोनों मेरे पे निकाल लिए, तो मेरे टेम्परेचर सारे मुझे, अब सारे टेम्परेचर मुझे पता लग गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास WC निकाला, तो WC जो होगा कंप्रेसर होगा, तो कंप्रेसर में केवल एयर रहने वाली, तो एयर की ही वैल्यू आपको लेनी है, मतलब CP एयर आपको लेना है, T2 माइनस T1, तो यहाँ से आपको 1 लेना है, तो 1 आपका क्या था, CP की वैल्यू थी एयर के लिए, तो आपने 1 है तो वो आपने यूज कर ली, तो यहाँ पे आपने निकाली। उसके बाद में टरबाइन के ऊपर आपको CP लेना है, तो CP गैस लेना है, तो ध्यान रखें टरबाइन की बात है तो टरबाइन में आपको गैस को लेना है, तो T3 माइनस T4 यूज करें, तो यहाँ पे 1.1 है, मतलब थोड़ा सा अंतर है पर है अंतर, ध्यान रखिएगा 1 की जगह 1.1 लेना है आपको, यहाँ से आप यूज करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 373 आ जाएगी। ट्विन जो बात करते हैं, हीट इन जो होगी कंबशन चैम्बर में, वो भी आपकी गैस है, तो गैस पे आपको CP की होगी 1.1 है, उसी को आपको यूज करना है, तो 1.1 है, इसी को आपको यूज करना है, तो यहाँ से और वैल्यूज आप लिख के वैल्यू पुट करके हम यहाँ निकाल सकते हैं, तो आपका जो हीट इन होगा वो 569 आपका रहने वाला है। W नेट निकलना है, W टर्बाइन माइनस WC लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं दी गई, लास्ट क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी गई, इसमें वो नहीं दी गई, तो आप सिंपली आप घटा के आप 189 आपका आ गया, या आपको W नेट आ गया। W नेट अपॉन W टर्बाइन करेंगे तो आपको वर्क रेशियो आएगा, और W नेट अपॉन Q करेंगे तो आपके पास एफिशिएंसी आएगी, दोनों आप निकाल सकते हो। यहाँ पे 47 या 48% हमारे पास में क्या है एफिशिएंसी, वर्क रेशियो आया है, और एफिशिएंसी जो आई है 31% हमारे पास में लगभग आ गई है एफिशिएंसी। तो वो सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह से आप ये कर सकते हो। तो इस तरह से सारे जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हो सकते थे वो सब मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। पूरी ब्राइटन साइकिल इसमें यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके आ सकते थे वो सब एक ही वीडियो में मैंने आपको शो कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।